सही। तो रिस्क और रिटर्न में जो है सबसे पहले रिटर्न आते थे। तो रिटर्न इज बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। रिटर्न इज द अमाउंट दैट यू, तो आपको अमाउंट में जो रिटर्न मिलता है उसको परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है इन्होंने यहाँ पे, इसको हमने रिटर्न का नाम दिया है। ठीक है ना, अमाउंट रिसीव माइनस अमाउंट इन्वेस्टेड, यानी कि जो आपकी ओरिजिनल अमाउंट थी, आपकी नई अमाउंट है, उसका जो डिफरेंस है डिवाइड बाय इन्वेस्टेड अमाउंट। जैसे पी नॉट वन माइनस पी नॉट अपॉन पी नॉट करके हमने जो है ना कैपिटल गेन निकाला था, ये वो भी वही सिंपल सा रिटर्न है ये। तो रिटर्न से पहले जो है, रिस्क पे आने से पहले ये समझना पड़ता है कि रिस्क क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं, व्हाई वी शुड बी कंसर्न्ड अबाउट द रिस्क। ठीक है, और क्या रिस्क उतना इम्पोर्टेंट, उतना रिटर्न इम्पोर्टेंट है? जी कोई बताएगा? जी उस्मान। जी सर, ये रिस्क हमारा इतना इम्पोर्टेंट होता है जितना एक को फैक्टर होता है हमारा, जितना रिटर्न हमारा इम्पोर्टेंट होता है। सर बेसिकली रिस्क जो है एक हम कहेंगे अनसर्टेनिटी का नाम होता है रिस्क। चांसेस ऑफ गेन और लॉस जो हो, दोनों इसमें रिस्क में होते हैं। अच्छा जी, हसीब साहब। सर रिस्क की अगर नॉर्मल डेफिनेशन से अगर हम स्टार्ट करें तो रिस्क हम जो बुक की डेफिनेशन है वो ये कि रिस्क इज अ सॉर्ट ऑफ हैजर्ड और द एक्सपोजर टू द लॉस ऑफ इंजरी। और अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो रिस्क ये होता है कि अगर इन केस अगर आज मैं कोई स्टॉक लेता हूँ, आज का मैं फाइनेंशियल एसेट लेता हूँ, तो उसकी जो वैल्यू मुझे आज जिस वैल्यू का मैंने आज लिया है, इधर यह वैल्यू ऐसा तो नहीं होगा कि बाय द टाइम बिंग वो जो वैल्यू है वो ड्रॉप हो जाएगी थोड़े अर्से बाद, या फिर उसके अंदर मुझे लॉस हो सकता है। तो ये एक चीज़ है। और अगर दूसरी जो चीज़ आपने सर वो डिस्कस की थी कि रिटर्न के पर्सपेक्टिव में कि रिस्क और रिटर्न का दोनों का कह सकते हैं कि दामन चोली के साथ होता है, रिस्क एंड रिटर्न बोथ को एग्जिस्ट। और रिस्क की जो नेचर होती है वो इस तरीके से है, अगर रिस्क के अंदर सब्जेक्टिविटी होती है, जबकि रिस्क की जो डिस्क्लोजर होता है सर वो कहीं भी नहीं होता, ना बैलेंस शीट में होता है ना इनकम स्टेटमेंट में होता है। और रिस्क जैसे आपने समझाया था कि रिस्क की जो सब्जेक्टिविटी होती है, अगर इसको फर्दर एक्सप्लेन करें कि रिस्क की जो नेचर है वो हर बंदे के लिए डिफरेंट होगी है। जैसे आपके लिए अलग होगी, मेरे लिए अलग होगी, किसी और बंदे के लिए अलग होगी, क्योंकि हर एक बंदे की अलग वैल्यू जजमेंट होती है। सही। और हम कोई भी एक मेजर ऑफ रिस्क जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते, सेवरल फैक्टर्स उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। सही। ठीक है, और एनीथिंग एल्स? इसके अंदर सर एक चीज़ आपने और डिस्कस की थी कि अनसर्टेनिटी और रिस्क के बीच में जो रिलेशन है, अगर आप इजाज़त दें तो बस। हाँ, अनसर्टेनिटी और रिस्क, इसमें क्या फर्क है? आपने समझाया था सर कि देखें अनसर्टेनिटी और रिस्क अगर बिल्कुल बेसिक से लेके चले तो अनसर्टेन चीज़ वो होती है जिसके अंदर कोई सर्टेनिटी का एलिमेंट नहीं होता है, जिसके अंदर आपके पास श्योरिटी नहीं होती। अगर हम रिस्क को देखें ऑन विद रिस्क कंपेरिजन करें तो रिस्क ऐसी ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर बिल्कुल श्योरिटी आपके पास नहीं है। अगर आपके पास किसी भी चीज़ के अंदर हल्की सी भी श्योरिटी आ जाती है तो आपका जो रिस्क है वो पूरा डाइवर्ट हो जाता है, पूरा ज़ीरो हो जाता है। और रिस्क के अंदर आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है ना सर, वो जो वो नोन होती है, मतलब जबकि अनसर्टेनिटी के अंदर आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बिल्कुल बिल्कुल ज़ीरो होती है, बिल्कुल या बिल्कुल लीस्ट होती है। तो ये ऐसा कुछ डिफरेंस है सर। सही है। तो एक जो फर्क है अनसर्टेनिटी और रिस्क के अंदर, अनसर्टेनिटी तो एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर कोई चीज़ सर्टेन नहीं है, लेकिन रिस्क जो है ना, जब हम रिस्क की बात करते हैं उसमें कुछ सर्टेनिटी होती है। वो सर्टेनिटी क्या होती है? वैसे तो आपका आउटकम अनसर्टेन ही होता है,
लेकिन आउटकम की प्रोबेबिलिटी सर्टेन हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये समझते हैं कि कुछ केसेस ऐसे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि कल जो है मुल्क के हालात कैसे होंगे, सही है ना, तो अब वो अनसर्टेन है, ज़ाहिर बात है आपको नहीं मालूम ये बात ना कि क्या कल मुल्क के हालात होंगे, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि मेरा ख्याल ये है कि मुल्क के हालात जो है ना वो बेहतर होंगे क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। तो आप जो है प्रॉबिलिटी उसमें ना आप इंट्रोड्यूस करेंगे कि भाई हाँ देयर इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ चांस कि मुल्क के हालात जो है ना इकोनॉमिक कंडीशन जो हैं वो इम्प्रूव हो जाएं। तो जब आपने प्रॉबिलिटी ऐड कर दी तो एक्चुअली आपने अपने आप को थोड़ा सा सर्टेन कर दिया बाय योर वैल्यू जजमेंट। ये सर्टेनिटी जो है आपकी वैल्यू जजमेंट में होती है बेसिकली, ठीक है ना। तो बाज़ लोग जो है आपको पता है ना, आप बाज़ लोगों को देखें कि वो हाई रिस्क टेकर्स होते हैं। तो एक्चुअली वो हाई रिस्क टेकर्स इसलिए होते हैं कि उन्होंने अपने प्रोफाइल के अंदर कुछ चीज़ों को, अनसर्टन चीज़ों को सर्टन कर दिया होता है। आइदर दे आर ओवर ऑप्टिमिस्टिक और दे आर ओवर पेसिमिस्टिक। तो अगर आप जब ओवर ऑप्टिमिस्टिक कर देते हैं हो जाते हैं तो बहुत सी अनसर्टन चीज़ों को जो है आप सर्टन तस्वुर करने लगते हैं, जिसकी वजह से आपका रिस्क उसमें कम हो जाता है एंड यू बिकेम अ रिस्क टेकर, सही है ना। तो अनसर्टेनिटी जो है कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर चीज़ें अनसर्टन होती है, यू कैन नॉट से, और रिस्क जो है वो बेसिकली उसके अंदर अनसर्टेनिटी फैक्टर्ड इन हो जाती है एंड देयर आर फ्यू थिंग्स जो कि वो सर्टन बन जाती है बेस्ड ऑन योर वैल्यू जजमेंट। इसको आगे हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट के थ्रू कि यू कैन अटैच प्रोबेबिलिटी। अगर कोई ऑप्टिमिस्टिक होगा तो वो अच्छे गुड आउटकम की प्रोबेबिलिटी बढ़ा देगा बिकॉज वो ये समझेगा कि इसकी ज़्यादा चांसेस है, तो इन अ वे इट बिकेम सर्टन, ठीक है ना। जी सवाल है कोई या कोई ऐड करेगा? जी हसीब आप कुछ कह रहे हैं? जी हसीब। सर इसके अंदर एक चीज़ रह गई, उसमें आपने एक्सप्लेन किया था कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि रिस्क इज़ अ बैड और गुड। तो बताऊं सर? हाँ बताइए। तो सर जो मैंने समझा और जो मैंने नोट किया था वो इस तरीके से था कि हम श्योरिटी से नहीं कह सकते कि रिस्क जो है वो एक गुड थिंग एलिमेंट होगा हमारे लिए या बैड होगा, क्योंकि जो रिस्क होता है उसकी जो फाउंडेशन होती है वो अनसर्टेनिटी से निकलती है। और क्योंकि जब वो अनसर्टेनिटी से ही कि जैसे आपने बताया जो अनसर्टेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर जब हम प्रोबेबिलिटी का फैक्टर डाल देते हैं तो वो रिस्क की शेप ले लेता है। तो और आज हम कह रहे हैं कि जब रिस्क अनसर्टेनिटी से ही ड्राइव होके आ रहा है तो ये कुड ईदर एंड अप इन ईदर प्रॉफिट और ईदर लॉस। अच्छा, रिस्क का जब हम नाम सुनते हैं ना तो पहला जो ख्याल आता है जो इंसान के जहन में इमोशन उसमें आता है कि वो नेगेटिव इमोशन होता है ना रिस्क। तो एक्चुअली रिस्क जो है इट्स अ काइंड ऑफ अ मिक्स इमोशन। इसके अंदर अगर आप सही मायनों में किसी भी ऐसे बंदे से बात करें कि जो इन्वेस्टर हो, जो कि कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहा हो, डेली का कोई रिस्क ले रहा हो, तो अगर हम उससे बात करें तो रिस्क जो है वो इसमें अपॉर्चुनिटी भी है और डेंजर भी है, थ्रेट भी है। तो ये इन दोनों का मिक्सचर है बेसिकली। तो अगर ये सिर्फ बुरा होता तो कोई बंदा रिस्क लेता नहीं ना। तो इसके अंदर दोनों चीज़ें, वो जो हमने बात की ना, आपकी अपॉर्चुनिटी भी मौजूद है, तो इट को आउटकम जो है वो अच्छा, क्यों अनसर्टेन है तो आउटकम दोनों साइडें मूव कर सकती है ना। तो आउटकम आपके तवक्को से बेहतर भी हो सकती है और आपके तवक्को से वर्स भी हो सकती है। तो रिस्क इज बेसिकली अपॉर्चुनिटी एंड डेंजर, इन दोनों का जो है ना एक मिला हुआ एक इमोशन है। जी वाप साहब। वाब और चले नूरुलैन। जी नूरुलैन। हेलो जी सर, माज बात कर। हाँ माज। सर आपने एक और भी पॉइंट बताया था, इसमें एक दो मेथड्स बताए थे रिस्क को एवेल्यूएट करने के लिए, एक हिस्टोरिकल मेथड था और एक फ्यूचर वैल्यू मेथड। सर हिस्टोरिकल मेथड में आपने बताया था कि इसको हिस्टोरिक, अभी हम मेथड से बाद में आते हैं, अभी तो सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट से करना है, ठीक है ना, हम उसमें आते हैं। जी वाब। ठीक है। हाँ सर, मैं वो सब माइक गलती से रह गया था तो ऑन करना। सलाम सर, मैं कहता कि रिस्क को जो नॉर्मली कहा जाता है वो ये कहते हैं कि मार्केट अगर एक मूव कर रही है और वो इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलरली वो दो मूव कर रही है ऊपर, और मार्केट अगर एक नीचे गिरती है तो वो दो नीचे गिरती है, तो ये मार्केट से
ट्वाइस रिस्कियर है। हाँ अब यानी वो दोनों साइड पर अगर ग्राफ बनाया जाए तो उसका ग्राफ जो है वो ज़्यादा वॉलेटाइल होगा। मार्केट में अगर एक मूवमेंट आ रही है तो वो 2 ऊपर जाएगी, और मार्केट अगर एक नीचे जा रही है तो वो भी 2 नीचे जाएगी। इसी तरह एज ए परसेंटेज टर्म में, क्योंकि मार्केट एक नॉर्मल रिटर्न दे रही होती है, जो अगर फुल मार्केट का अगर हम रिटर्न देखें तो वो अगर कोई इन्वेस्टमेंट उसके मार्केट के कंपैरिजन में ज़्यादा रिस्कियर होगी तो उसका ये वॉलेटिलिटी जो है ना वो ऊपर भी उतनी ही होगी, नीचे भी उतनी ही होगी। तो इसमें ना एक इन्वेस्टर ये देखता है कि वो गेन भी ज़्यादा कर सकता है अगर वो प्रॉपर्ली प्ले करे। जैसी मार्केट गिरने लगे वो स्विच कर ले इन्वेस्टमेंट, जैसी बढ़ने लगे वो उसके अंदर इन हो जाए। सही है। अच्छा, असल में बात ये होती है कि अगर हमें मालूम हो जाए कि कब मार्केट बढ़ रही है कब गिर रही है, तब तो आपका कोई मसला ही नहीं है ना। एवरीबडी वुड बी इवन वेरी हाई रिस्क अवर्स बंदा भी उसके अंदर आ जाएगा, बिकॉज सर्टेन हो जाएगा। असल में बात ही अनसर्टेनिटी की है, बिकॉज यू कैन नॉट नो कि मार्केट गिर रही है बढ़ रही है। अब वो जो आप बात कर रहे हैं इन्वेस्टर की, वो उस वक्त करता है कि जब बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपने अजम्पशन के हिसाब से सर्टन कर लेता है। फॉर एग्जांपल वो सर्टन कर रहा है, फॉर एग्जांपल वो ये कहता है कि उसने अपना डेटा देखा, डेटा के हिसाब से फंडामेंटल्स पहले मैं आज की बात करता हूँ ना। आज जो है मार्केट के बड़े अच्छे वैल्यूएशंस हैं। सो अगर आज आप डेटा देखें तो डिविडेंड्स बड़े ज़बरदस्त किस्म की कंपनीज दे रही हैं, पी बहुत हाई तो है, उनकी प्राइसेस जो होनी चाहिए उससे बहुत बहुत नीचे है। तो अब कोई बहुत बंदा ये कहे कि अब जारी बात है आप इन्वेस्ट करना तो रिस्की है, लेकिन अगर बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स आप ये देखेंगे तो आप अजम्पशन ये करेंगे कि मार्केट जो है वो उस फ्यूचर में बढ़ेगी, बिकॉज बहुत अच्छे डिविडेंड्स भी हैं और प्राइसेस बड़ी ज़बरदस्त लेवल पे है इस वक्त। और तो अब ये इसके बेस पे आपने क्या किया, अब आपने जब इन्वेस्टमेंट की है उसके अंदर, तो आपके लिए रिस्कीनेस जो है वो कम हो गई है, बिकॉज आपने कुछ अनसर्टन चीज़ों को बेस्ड ऑन योर वैल्यू जजमेंट सर्टन कर दिया। कोई और बंदा होगा वो ये कहेगा नहीं, जो है ना, जैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, अब सारे फॉरेन इन्वेस्टर निकल गए तो कहेंगे पाकिस्तान के जो है ना इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन अनसर्टेनिटी में और ये सब है, तो इसको जो है इसमें इन्वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है। तो यही डिफरेंस है। और वो अच्छा, मुझे ये बात बताएं कि क्या वो जो फॉरेन इन्वेस्टर है, क्या वो हाईली रिस्की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्या वो रिस्क टेकर बन गया, रिस्क एवर्स हो गया इस डिसीजन से? तब मैं यही बात करूंगा, कहूंगा कि यही डिफरेंस होता है रिस्क और अनसर्टिनिटी में। रिस्क में ना आपको पता होता है, यू नो फंडामेंटल्स, उसके बेसिस पर आप जो है ना वो डिसीजन लेते हो, और अनसर्टिनिटी आपको नॉलेज नहीं होती उसके मुताबिक। तो अगर फॉरेन इन्वेस्टर ज़्यादातर जो आता है वो मतलब जो इंटरनेशनली इन्वेस्टमेंट्स करते हैं वो हमेशा फंडामेंटल्स के ऊपर और उसके ऊपर बेस करके मैनेजमेंट क्या स्टाइल है, और खाली वो पर्टिकुलर सिक्योरिटी नहीं बल्कि उस इकोनॉमी के भी रिस्क फैक्टर्स देखते हैं, फंडामेंटल्स पे बेस करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। अच्छा तो देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी जब ट्रेड होती है तो उसके दो साइड होते हैं ना, बाइंग और सेलिंग। तो एक बंदा आज दोनों की अपनी अपनी पोजीशंस होती हैं, दोनों की अपनी अपनी परसेप्शन होती है। जैसे मैंने बताया, इस वक्त कोई बायर होगा वो ये समझेगा कि इस वक्त बड़ा अच्छा वैल्यूएशन है तो लेना चाहिए, ठीक है ना, 1000 पॉइंट बढ़ गई एकदम से मार्केट। तो अब कोई बंदा सेलर होगा वो ये समझेगा कि नहीं इस वक्त बेचना चाहिए। तो दोनों अपने लिहाज से सर्टन है। अगर आप ये नहीं कह सकते कि जो सेलर है, जो बेचने वाला है, वो रिस्क अवर्स है और बायर रिस्क टेकर है, ऐसा नहीं है। दोनों ने अपने हिसाब से सर्टन हुए हुए हैं, बिकॉज बहुत सी अजम्पशंस जो होती हैं अनसर्टेनिटी को उन्होंने अपनी वैल्यू जजमेंट के हिसाब से अज्यूम करके रखा हुआ है। एक ने पॉजिटिवली अज्यूम किया है, दूसरे ने नेगेटिवली अज्यूम किया है। तो दोनों जो है, दोनों के लिए रिस्क कम है, ठीक है ना। ये पॉइंट जरा समझने वाला है। रिस्क जो है वो दोनों के लिए कम है। अगर कोई ऐसा बंदा हो कि जो बिल्कुल ही अनसर्टन हो, फॉर एग्जांपल कि वो ना कंपनी के बारे में जानता हो, ना वो वैल्यूएशन के बारे में जानता हो, तो उसके लिए उस जगह इन्वेस्ट करने में ज़्यादा रिस्क है। सही है, बात समझ में आ रही है? हाँ यस सर। मैंने एक एनालॉजी भी बताई थी रिकॉर्डिंग के अंदर, आपने शायद सुनी होगी। कोई एनालॉजी बताई थी मैंने इसको एक्सप्लेन करनी। सर बताई थी आप। हाँ, जरा उसको बता दें, ये कॉन्सेप्ट उससे ज़रा क्लियर हो जाएगा। बताएं। जी सर, आपने ये बताई थी इसके अंदर कि एक अगर कोई पीर साहब ये कहते हैं कि कल आप घर से बाहर नहीं निकलीजिएगा, तो इसमें कोई रिस्क है या रिस्क नहीं है? तो उसके अंदर काफी लोगों ने कहा था कि रिस्क है कुछ नहीं है, तो उसके फाइनल ये था कि भाई इसमें कोई रिस्क ही नहीं है, रिस्क जीरो है इसके अंदर।
क्योंकि जब वो बाहर जाएगा ही नहीं तो रिस्क कैसा है उसका। उन्होंने तो उन पर अच्छा ये हाँ। इस टोटल इट्स ऑल अबाउट जो ट्रस्ट था उनके ऊपर, पीर साहब के ऊपर। यस। तो अनसर्टेनिटी जो है उसने जो है अपनी वैल्यू जजमेंट के हिसाब से, बिकॉज वो उस बंदे पे भरोसा करता था, तो अपनी वैल्यू जजमेंट के हिसाब से उसने बहुत सारे अनसर्टेनिटी की जो एलिमेंट है उसको जो है प्लग इन कर दिया विद इट्स हिज वैल्यूज। तो उसके लिए अब वो अनसर्टेन नहीं रहा, तभी वो नहीं गया बाहर। तजब्जुब में अगर होता तब तो मसला था, क्योंकि उसमें उसके अंदर कोई तजब्जुब नहीं था। ही इज़ वेरी मच श्योर, तो उसके लिए कोई रिस्क नहीं है। अमूमन जब करते कहेंगे ना कि बाहर जाना रिस्की है, तो एक्चुअली उसके लिए रिस्की नहीं है, बिकॉज ही इज सर्टन, ठीक है, एज कम्पेयर टू वो बंदा के जिसके पास ये नॉलेज नहीं है। जी अजीब साहब, यू वांट टू ऐड समथिंग? जी सर, एक बस छोटी सी चीज़ की क्लैरिटी चाहिए थी। सर, जो रिस्क एवर्जन की डेफिनेशन मैंने नोट डाउन की थी, वो ये कहती है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो रिटर्न्स को पसंद करते हैं और जो रिस्क हो उसको डिसलाइक करते हैं, तो इस चीज़ को रिस्क एवर्जन कहते हैं। तो सर ये चीज़ तो फिर इंसान के नेचुरल फिनोमिना के अंदर इनबिल्ड हो गई ना सर, ये तो फितरत का हिस्सा हो गई। तो फिर जो अगर हम रिस्क इसके कॉन्ट्ररी में अगर रिस्क टेकर की बात करें, तो अगर कोई बंदा रिस्क टेकर है तो हम ये कह सकते हैं कि वो फितरत के खिलाफ जा रहा है। देखिए, मैंने आपको बताया ना, ये जो असल में बाज ऐसे होते हैं, बाज लोग बाय नेचर ऐसे होते हैं कि जो अनसर्टेनिटी उनको पसंद होती है। बाज लोग बाय नेचर ऐसे होते हैं, अमूमन जो है ना, इन जनरल जो है वो बंदा रिस्क अवर्स है, ठीक है ना। वो जो है रिटर्न को पसंद करते हैं बाज, लेकिन ऐसे लोग होते हैं कि जो आप समझें कि एडवेंचरस होते हैं, सही है ना। अब वो जो है उनको जो है बाज लोग जो है अनसर्टेनिटी को एंजॉय भी करते हैं, यानी कि वो दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर सम एडवेंचर इन लाइफ, क्योंकि जब अनसर्टेनिटी होगी तभी एडवेंचर होगा। बाज लोग होते हैं, आपने देखा होगा ना कि वो फालतू में जो है ना वो पैराशूट से छलांग लगा लेते हैं, उन्हें मज़ा आता है। तो बाज सर, लोग वो रोलर कोस्टर बड़ी खतरनाक किस्म की राइड्स करना चाहते हैं, उन्हें मज़ा आता है ना। सर इन्हीं लोगों की वजह से जो है ना सर, मैं कहूँगा दुनिया में चेंज आती है। प्लेन बनाया, सब चीज़ें बनाई सर इन्हीं लोगों ने, रिस्क टेकर्स नहीं। तो नहीं, एक अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बाज लोगों की नेचर ऐसी होती है कि दे वांट टू एक्सपीरियंस। तो जब वो ओपन टू एक्सपीरियंस जिनकी ज़्यादा होती है नेचर, तो वो जो है थोड़े से ज़्यादा वो उस अनसर्टेनिटी को एंजॉय करते हैं। एक तो वो है। तो इस वजह से कुछ लोग होते हैं कि जो रिस्क टेकर होते हैं, यानी कि वो ज़्यादा अनसर्टन सिचुएशन में एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन जो नॉर्मल इंसान है वो उसकी डेफिनेशन यही है कि दे एक्चुअली डोंट लाइक अनसर्टेनिटी, सही है ना। वो एक सर्टन सिचुएशन में रहना चाहता है। अब आप अपने नॉर्मल डे टू डे अफेयर देखें तो आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि आपकी जॉब जो है वो भी इस तरह की हो कि आपकी अर्निंग सर्टन हो, ठीक है ना, क्योंकि आपकी डिपेंडेबिलिटी होती है, आपकी जो है घर में चीज़ें सर्टेनिटी के साथ चीज़ें मौजूद हों, एक सलीके से रखी हुई हों चीज़ें। आप जो है आपका एक मामूलात जो है ना बड़ा सर्टन कस्म से हों। का बाद लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं ना कि भाई अगर चीज़ इधर से उधर हो जाती है या आज टाइमिंग्स आउट हो जाती हैं तो उनको तो बेसिकली तबीयत में होता है बाद लोगों की सर्टेनिटी कि एवरीथिंग शुड बी सर्टन एंड प्रिडिक्टेबल। और बाद लोग जो है इसी हैज़ार्डनेस को जो एंजॉय कर रहे होते हैं। तो वो जो बात है वो है रिगार्डिंग पर्सनैलिटी। लेकिन जो रिगार्डिंग इन्वेस्टर होता है, तो वो जो मेजॉरिटी जो है वो उसकी एक रैशनल थिंकिंग होती है। वो ये होती है कि इवन अगर पर्सन जो कि रिस्क अवर्स है, एज अ नॉर्मल पर्सन, वो भी कभी कभी रिस्की डिसीजन ले लेता है बेस्ड ऑन द वैल्यू जजमेंट। तो वो जो वैल्यू जजमेंट जो उसकी होती है वो किसी भी अनसर्टन इवेंट को सर्टन बना देती है उसके नज़दीक, जिसकी वजह से वो एक रिस्की डिसीजन ले लेता है, सही है ना। अब अगर दो लोग हैं, दोनों रिस्क की डिसीजन ले रहे हैं, और एक बंदा रिस्क टेकर है और एक है रिस्क अवर्स बंदा है, तो जो रिस्क टेकर है उसके लिए रिस्क की डिसीजन लेना जो है वो उस एक्सपीरियंस की वजह से है कि जो वो अनसर्टेनिटी की वजह से जो है वो एक्सपीरियंस करना चाहता है। और जो रिस्क अवर्स है उसके लिए जो रिस्क की डिसीजन लेना है वो इस वजह से है कि उसके लिए वो रिस्क मौजूद ही नहीं है, बिकॉज बहुत सी ऐसी चीज़ें जो अनसर्टन है उसने अपनी वैल्यू जजमेंट के हिसाब से सर्टन कर ली होती है, सही है। तो ये फ़र्क है। थैंक यू सर। सर आपने एक और चीज समझाई थी जी कि ग्रीड एंड फेयर जितना हाई होगा, दोनों इक्वल हाई होंगे, उतना ही रिस्क हमारा हाई हो जाएगा। क्या चीज़? ग्रीड एंड फेयर हाँ जितना हाई होगा,
उतना रिस्क भी हमारा हाई हो जाएगा। हाँ, ग्रीड और फेयर जो है ये दो इमोशंस होते हैं। ये इसके अंदर जो है रिस्क बढ़ाते हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। और इन्वेस्टमेंट के अंदर ये दो चीज़ें गालिब होती हैं। जहाँ भी आपने ये इमोशंस गालिब होते हैं अपने रैशनैलिटी पे, तो यू यूजुअली एंड अप मेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन। सही है। तो ये बात है। और कोई एनीथिंग, और कोई चीज़ ऐड करना चाहे? तो ये बात थी रिस्क की। अब थोड़ा टेक्निकल नेचर पे आ जाते हैं। देयर आर टू काइंड ऑफ रिस्क, वन इज कॉल्ड स्टैंड अलोन एंड अदर इज कॉल्ड पोर्टफोलियो। इसके बारे में कोई बताएगा? हेलो जी सर। हेलो सर। जी 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 सर। बताइए, बोले। सर स्टैंड अलोन और पोर्टफोलियो रिस्क आपने डिफरेंस बताया था। पोर्टफोलियो रिस्क में सर डिफरेंट एसेट इन्वॉल्व हो जाते हैं, वाइल ऑन द अदर एंड स्टैंड अलोन में सर एक इंडिविजुअल होता है, बाकी और दो या दो से ज्यादा एसेट्स जब इन्वॉल्व हो जाते हैं सर वो पोर्टफोलियो रिस्क कहला जाता है। यानी कि डिफरेंट सेक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं तो सर वो पोर्टफोलियो रिस्क में आ जाता है। अच्छा, ठीक है। और अजीब साहब, आप क्या कह रहे हैं? सर मिसाल से जो मैंने समझा था इसको बड़ा आसान से था। फर्स्ट करें कि मैं फाइनेंशियल एसेट खरीदने जाता हूँ, तो मैं एक इलाहाबाद शुगर मिल के, मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, मैं इलाहाबाद शुगर मिल के सारे स्टॉक खरीद लेता हूँ 1 लाख रुपए के। सही है। तो मेरी मेरी पूरी जो इन्वेस्टमेंट थी वो एक ही जगह फोकस हो गई। तो सर अगर इसको मैं स्टैंड अलोन से कंपेयर कर सकता हूँ कि इसका अगर स्टॉक प्राइस ऊपर या नीचे जाती है, तो इससे जो भी इम्पैक्ट आएगा ना, वो डायरेक्टली मुझे इसी इसी एरिया के अंदर फोकस रहेगा। अब दूसरे कंडीशन के अंदर अगर यही 1 लाख रुपए में अगर मैं 3 से 4 स्टॉक्स ले लेता हूँ, पीसीआर ऐड कर लेता हूँ, एसी ऐड कर लेता हूँ, तो यही जो मेरा रिस्क है ये डाइवर्सिफाइड हो गया 3-4 के ऊपर। तो ये पोर्टफोलियो मैंने एक बना दिया। तो इन केस अगर एक कंपनी अगर मेरी नीचे जाती है, अगर एक कंपनी का स्टॉक की प्राइस नीचे जाती है, तो हो सकता है कि वो जो दूसरे कंपनी की परफॉर्मेंस या उसकी किसी भी मार्केट न्यूज़ की वजह से उसके अंदर मुझे ऑफसेट वैल्यू हो जाए, मुझे कंपनसेशन मिल जाए। ये लेटर ऑन अपने स्टॉक डब्ल्यू और स्टॉक एम के कॉन्सेप्ट से समझा। चलें, वो बाद में बात करते हैं। और एनीथिंग एल्स, और कोई ऐड करेगा? और सर, हेलो जी जी सर, ये आपने बताया था जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड अलोन रिस्क को मेजर करता है। जैसे रिस्क जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्चुअल इक्वल टू एक्सपेक्टेड, जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगी उतना ही कम चांसेस होंगे एक्चुअल टू एक्सपेक्टेड के। अगर जैसे आपने एक एग्जांपल बताई थी कि लार्ज स्टैंडर्ड डेविएशन अगर एसोसिएट कर रही है तो विद वाइडर प्रोबेबिलिटी होगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटर्न्स की। सही, ठीक है। चलें, और वाप साहब आप कुछ कह रहे हैं? हाँ सर, एक नॉर्मली टर्मिनोलॉजी कहा जाती है इन्वेस्टमेंट, नेवर पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। वो यही कि अगर आप एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के अंदर या एक पर्टिकुलर बैंक के अंदर भी अगर अपने आप डिपॉजिट रखते हो या रिटर्न कमाते हो, तो आपका सारा उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट या उस बैंक के साथ में आपका रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है। हाँ, और अगर आप डाइवर्सिफाइड कर देते हो, पोर्टफोलियो बना देते हो, तो फिर आपका रिस्क डाइवर्सिफाइड हो जाता है। तो इसी तरह ये कहा जाता है कि आप अलग अलग स्क्रिप्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें। इसमें एक चीज़ सर मैं पूछना चाहूँगा, एक नॉर्मली हम जो इन्वेस्टमेंट्स में कहते हैं कि ये स्टैंड अलोन और पोर्टफोलियो, एक होता है कि कहते हैं फोकस्ड अप्रोच, वो इसके अंदर आएगी या कहीं और फिट होती है? कि बाद आप बोलते हो कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में मुझे जाना है इस 6 महीने के लिए, वो कहते हैं फोकस अप्रोच। ऑल्दो वो डाइवर्सिफाइड होता है, कई स्क्रिप्ट होती हैं, लेकिन सीमेंट सेक्टर उठेगा तो सीमेंट सेक्टर में चले गए, या फिर आपके इन्वेस्टमेंट सेक्टर या इंश्योरेंस सेक्टर उठेगा तो वो फोकस अप्रोच इस चीज़ में आएगी या कहीं और आएगी? अच्छा, चले मैं बताता हूँ। और कोई रजा, आप कुछ कह रहे हैं? जी सर, वही मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन का बताया था, अनरेज कर रहा हूँ। और एनीबडी एल्स? परनाज, आपने कुछ कहना है? चले तो अच्छा देखिए, बात ये है पोर्टफोलियो और स्टैंड अलोन में, तो ये तो आपने एक नॉर्मल सी एक बात है कि हर कोई बंदा जो है वो
अपने अपने एसेट्स को डाइवर्सिफाई ही रखता है, सही है ना। ये कोई ऐसी कानूनी बात नहीं है, ये इंसान की जिबल्लत में ही मौजूद है कि वो डाइवर्सिफिकेशन पर ऑटोमेटिकली जा रहा होता है। अब मुझे बताएं आप, एक हर बंदा जो है अपने एसेट्स जो है जो भी है, जैसे कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा होता है, कुछ गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा होता है, कुछ गाड़ी खरीद रही होती है, इवन प्रॉपर्टी भी जो है आप कोशिश करते हैं कि जो है ना आप अगर ले रहे हो तो कोई एक जगह ना लें, एक जगह एक लें फिर दूसरा जो है वो किसी और जगह ले लें। तो डाइवर्सिफिकेशन इंसान वैसे ही जा रहा होता है, सही ना। लेकिन वो क्यों जा रहा होता है, उसकी फॉर्मुलाइजेशन जो है ना उसमें की है कि भाई डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क कम हो जाता है, बहुत सारे जो है वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि उसमें कमी हो जाती है। जहाँ तक बात है वो फोकस अप्रोच की, तो फोकस अप्रोच जो है वो उससे डाइवर्सिफिकेशन कम हो रही होती है, ठीक है ना। सम टाइम देखें, एक पॉइंट समझें, अगर डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क कम हो जाता है, सही है, लेकिन रिस्क जो है अजम्पशन से भी कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये समझते हैं कि ये इंडस्ट्री है, आईटी सेक्टर है फॉर एग्जांपल, सही है ना। अब आईटी सेक्टर के अंदर जो है इस वक्त बूम चल रहा है फॉर एग्जांपल, और आपके रिटर्न बड़े ज़बरदस्त आ रहे हैं। तो अगर आप अपने डाइवर्सिफाई करेंगे तो रिस्क तो कम हो जाएगा, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आईटी सेक्टर का जो रिटर्न है वो बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है, तो आपके लिए तो वैसे ही रिस्क कम हो गया उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। तो बस बिकॉज आपने वैल्यू जजमेंट के हिसाब से, अपने अजम्पशन के हिसाब से उसका रिस्क कम करती है। तो इस वजह से बाज़ लोग फोकस अप्रोच इसलिए करते हैं कि दे हैव सर्टेन काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड दे हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ बिलीफ कि ये जो है चांसेस ज़्यादा ये हैं। तो ऐसा अगर आपका कुछ अजम्पशन ऐसी हुई भी हैं तो उस वक्त जो है ज़्यादा बेहतर यही है कि गो फॉर इट और डाइवर्सिफाई ना करिए जाए। अगर आपके पास बिल्कुल ज़ीरो पर है, फॉर एग्जांपल आप एक इंडस्ट्री या दूसरी इंडस्ट्री या एक कंपनी और दूसरी कंपनी के बारे में कोई कुछ नहीं जानते, तो उस वक्त बेहतर ये है कि आप जो है ना डाइवर्सिफाई करके रखें। लेकिन किसी एक कंपनी के बारे में ज़्यादा जानते हैं और आपको मालूम है कि ये बढ़ेगी, यानी आपको मालूम का मतलब ये है कि आपको भरोसा है इस पर, आपको यकीन है, तो उसके लिए फिर जो है ना आपको डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपने वैसे ही रिस्क बेस्ड ऑन द अजम्पशन कम कर दिया। सही है, ठीक है, ठीक थैंक है, यू। समझ में आई बात? हाँ हाँ, समझ में आ गया सर, ठीक है, यही यूज किया। और अजीब साहब, यू वांट टू ऐड समथिंग, कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, आपने बिल्कुल सही बताया। और हमारी जो मार्केट है वो तो उसके अंदर मेजर फैक्टर वो ये सारी एजम्पशन ही है कि टीआरजी का रिजल्ट आने वाला है, उठा लो, या अभी आईएसआई का चीफ जो है वो अपॉइंट होने वाला है, तो उससे मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन आती रहती है। तो हमारी मार्केट तो टोटली सिर्फ न्यूज़ पे ही चलती है। बिल्कुल। तो ये आप ये देखेंगे जो हमारी मार्केट है वो जो है बहुत सारी हमने अजम्पशन की हुई होती है इंटरनली ना। तो इस वजह से हमारी मार्केट एक हाईली रिस्की मार्केट, कोई बाहर का बंदा होगा वो ये अगर इस तरह से जिस तरह हम खरीदते हैं उस तरह से वो जो है वो शायद ना खरीदे, वो कहेगा तो बहुत हाईली रिस्की इन्वेस्टमेंट है टेक्निकल के हिसाब से। लेकिन हमने क्योंकि अजम्पशंस की हुई होती हैं बेस्ड ऑन सम डेटा और इन्फॉर्मेशन, तो इस वजह से जो है हम जो है वो फेयरली रिस्की डिसीजन ले रहे होते हैं मार्केट के अंदर, सही है। तो अब सवाल सवाल इस बात का नहीं आता कि वो आपने अजम्पशंस की हुई है या नहीं की हुई। सवाल फिर इस बात का आता है कि हाउ वैलिड योर अजम्पशन इज बेसिकली, ठीक है ना। तो ये जो अजम्पशंस की वैलिडिटी है वो ज़रा सही होनी चाहिए, ठीक है। इसी वजह से हम ये नहीं कहते कि आपने रिस्क लेके गलती की, या मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी बंदे ने अगर किसी इंफॉर्मेशन पर, किसी न्यूज़ पर या किसी इवेंट पर आपने कोई चीज़ बाय कर ली, मैं उस पर गलती नहीं कहूँगा। मैं ये कहूँगा क्योंकि ज़ाहिर बात है उसने अपनी अजम्पशन की थी और उस अजम्पशन से उसका रिस्क को कम कर लिया था। मैं फिर ये बात कहूँगा कि क्या उसने ये परखा था उसकी अजम्पशन की वैलिडिटी को, ठीक है ना। तो ये बात है। तो इफ़ यू हैव assess the validity of assumption or how valid your assumption is, आपने अपने हिसाब से असेस किया था तो आपने डिसीजन सही लिया। अगर आपने असेस नहीं किया था तो डिसीजन गलत लिया। बहुत से लोग जो हैं वो गलत डिसीजन लेते हैं, आउटकम गलत होती है। स्टॉक में कभी कभी जो है बैंकरप्ट भी हो जाते हैं, कभी कभी लॉस भी हो जाता है, डे ट्रेडर्स खास तौर पे। तो उनका ये यानी कि मैं उस पर ये नहीं कहूँगा कि आपने रिस्क क्यों लिया इस तरह से, सारी बात है आपकी अजम्पशन होगी, लेकिन ये है कि क्या वो अजम्पशन इतनी वैलिड थी
क्या उसकी बेसिस मौजूद थी? अगर बेसिस मौजूद थी और उसके बाद भी अगर इवेंट हो जाता है तो फिर आपका मतलब उस पर अफसोस नहीं होगा, वरना ये कि आपको एक अफसोस और गिल्ट मौजूद रहता है हमेशा कि मेरे डिसीजन सही नहीं था। लेकिन अगर आपने एक प्रॉपर वर्किंग करके किया है तो आउटकम कुछ भी हो, यू वुड नॉट बी हैविंग दैट काइंड ऑफ गिल्ट, बिकॉज वो अगर 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 हिस्ट्री रिपीट होती तब भी आप यही कहते हैं कि मैं इतना ही एफर्ट करके ही जो है उसको डिसीजन ले रहा होता। ठीक है, चलें आगे चल। तो इन जनरल स्टैंड अलोन और पोर्टफोलियो, अगर आप पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करें आप, तो आपका जो रिस्क है वो कम हो जाता है, उसको डाइवर्सिफाई हो जाता है एज कम्पेयर टू आप इफ़ यू पुट ऑल योर बैग इन वन बास्केट वाली बात है। और इंसान जनरली करता है ऐसा, ये मैं कोई अनयूजुअल अनहोनी बात नहीं है। एवरीबडी ट्राई टू डाइवर्सिफाई। जिसने ये कैपिटल मार्केट थ्योरी नहीं पढ़ी होगी वो भी जो है डाइवर्सिफाई ही करेगा अपने तौर पे, सही है ना। डाइवर्सिफाई करने का मतलब ये नहीं है कि आपने 2 शेयर खरीद लिए। डाइवर्सिफाई का मतलब ये है कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट मुख्तलिफ जगहों पे, चाहे वो प्रॉपर्टी हो गई, रियल स्टेट हो गई, गोल्ड हो गई, और कहीं हो गई, गाड़ियों में इन्वेस्ट कर दिया आपने किसी और जगह कर दिया, तो वो डाइवर्सिफिकेशन उस तरह हो जाती है। तो आई डोंट थिंक कि कोई बंदा जो है वो नॉन डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा। एवरीबडी डू इट ऑन देयर ओन। हाँ, ये और बात है कि वो उसकी फॉर्मलाइजेशन उसके पास नहीं होगी। अगर आप से पूछें क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह क्या, डाइवर्सिफिकेशन से फ़ायदा क्या है, तो शायद वो ना बता सके उस तरह से फॉर्मली। लेकिन ये है कि दिस इज़ अ डिसीजन दैट एवरीबडी मेक्स। अच्छा, ये रिस्क को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टेक्स्ट में कोई एक्सप्लेन करेगा? जी, एनीबडी? चलिए हसीब साहब आप बताइए। सर इसके अंदर जो हमने समझा था ये था कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ गुड मेजर ऑफ रिस्क। तो रिस्क एलिमेंट को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन को हम यूज़ करते हैं और ये एक अच्छा मेजर है। और जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ये ग्राफ आपके सामने है, इसके अंदर जो हमने समझा था स्टेटिस्टिकली अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर जो आपका ये स्टीप कर्व है, जो आपका ये रेडिफ है जो बिल्कुल स्टीप पे जा रहा है और इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है ये 15 पे टच कर रहा है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसकी जो ये इधर साइड पे जो फॉल है ना वो मोरलेस इक्वल है। तो इसके अंदर जो डेविएशन है वो कम है। जब इसके अंदर डेविएशन कम होगी तो ये लेस रिस्की होगा। और इसके अंदर जब जब डेविएशन कम होगी इसका मीन्स के इसका जो लॉस और गेन की जो रेशियो है ना, तो वो बहुत बहुत कम होगी। इसके बनस्बत अगर आपको ये पिंकिश जो है, इसका अगर आप स्प्रेड देखें, इसका स्प्रेड बहुत ज़्यादा है और ये बहुत ज़्यादा एरिया पर मुहित है। तो अगर हम इसको देखें तो क्योंकि ये ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है तो इसकी जो अगर इसको बीच में से अगर हम डाइवर्ट करके भी देखें तो ये राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है। तो कह सकते हैं हम कि हम इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। जब डेविएशन ज़्यादा होगी तो आपका ये फ्लैट कर्व इसको रिप्रेजेंट करता है, ये हाई रिस्क की है और इसके अंदर हाई गेन और हाई लॉस की प्रोबेबिलिटी का आंसर मौजूद है। ठीक है, तो और कोई इसमें वाब साहब आप कुछ ऐड करेंगे? तो इसमें ये पूछना था कि मीन जो आप नोट करें वाई फार्म का और एक्स फार्म जिसका डेविएशन कम है उसका मीन रिटर्न ज़्यादा आ रहा है और वाई का। मैं थोड़ा सा पूछना चाहता था कि ये क्या वो कहते हैं ना हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, तो इससे डेविएशन नहीं चाहिए, मतलब क्या है कि मीन वही चीज़ है, रिटर्न है, या फिर वो जो हम आगे की तरफ कब जा रहा है उसको समझें पिंक लाइन के भाई जो हायर रिस्क होगा। मीन वो ये है एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है ना, 15। तो ये जो है दोनों का बराबर है, एक्स का भी बराबर है, वाई का भी बराबर है, क्योंकि मीन वो होता है कि जो सबसे टिप ऑफ द होता है। अच्छा वैल्यूज इसकी वो वैल्यू ज़्यादा आ रही हैं, हाँ स्टैटिकल वैल्यू ज़्यादा आ रही है, मतलब वो फॉल ज़्यादा कर रही हैं। हाँ ठीक है, प्रोबेबिलिटी इसकी ज़्यादा है, ठीक है सही, मतलब है। तो ये कि अगर जो एक्स है इसका रिस्क कम है बिकॉज इसकी डिस्पर्शन कम है, इसके रेंज कम है, इसकी छोटी रेंज है, जबकि वाई जो है उसकी जो है रेंज बड़ी है, वो डिस्पर्स ज़्यादा हो रहा है।
तो जितना फ्लैटली होगा, जितना स्टीप और एक वैसा बनेगा, वो जो है उसमें रिस्क कम होगा। आप क्या कह रहे हैं? मैं जरा इस कर्व को जो हायर द रिस्क हायर द रिटर्न है, वो ये कर्व नहीं एक्सप्लेन करता है। मतलब इसमें अगर राइट साइड पे हम जाएंगे तो ये हायर रिटर्न आ रहा है, तो वहाँ पे हायर रिस्क भी होगा। अब आप ये देखें ना, ये जो y है, y के अंदर चांसेस ऑफ 100 भी हैं और चांसेस ऑफ -70 भी हैं। -70 अगर आप y खरीदेंगे तो 100 तक जाने के चांसेस मौजूद है, x में नहीं है। x में यहीं पे रुक जाएगा मामला, 50-60 हाँ, इसी तरह अगर आप y खरीदेंगे तो वो -70 तक जाने के चांसेस मौजूद है, x में नहीं है। सही तो है। आप कह सकते हैं कि x अगर आप बाय करेंगे तो देयर इज नो चांस कि वो 100% रिटर्न तक पहुंच सके, बट y में देयर माइट बी अ चांस। बट सर जी, ये एक पॉइंट पे आके जब रिटर्न ज्यादा आ रहा है, लाइक 80% आपका रिटर्न आ रहा है, तो आपका ये रिस्क क्यों कम हो गया है? नहीं, रिटर्न देखें, ये तो चांस की बात कर रहे हैं ना। देयर इज अ चांस के यू कैन गेट इवन 100 और नेगेटिव के भी चांस ज्यादा है, लेकिन ये आउटकम तो नहीं है ना। हाँ, ये फ्रीक्वेंसी है, ये तो फ्रीक्वेंसी है कि अगर आप देखें, आप समझें कि इसको टाइम 0 पे खड़े हुए हैं आप, ये फ्रीक्वेंसी टाइम डिस्ट्रीब्यूशन 1 पे देयर इज अ चांस कि यू गेट 100% रिटर्न, टाइम 1 पे देयर इज अ चांस दैट यू गेट -70% रिटर्न, लेकिन यू डोंट नो कि वो टाइम 1 पे होगा क्या। अगर आप टाइम 1 पे पता चल जाए आपको, तब तो रिस्क कुछ नहीं हुआ ना, फिर तो अनसर्टेनिटी खत्म हो गई। तो रिस्क तो कॉपी समझ गया सर। सही है ना, रिस्क तो होता ही यही है कि इसमें अनसर्टेनिटी ज्यादा है, सही है ना, क्लियर है। तो जी बिल्कुल सर, ये समझ गया, वो मैंने उस तरह नहीं सोचा था। और एनीथिंग एल्स, और कोई सवाल? थैंक यू तो क्लियर है सर। जी, कुछ कह रहे हैं? तो इसके लिए इसमें जो है जो रेड लाइन है, जो एक्स है, दैट हैज अ लेसर रिस्क बिकॉज इट इज मोर लेसर फ्लैट, ये फ्लैटनेस कम है। जितना जो है ये इस लाइन के अगेंस्ट जाता रहेगा उतना रिस्क कम होगा, और जितना ये फ्लैट होता रहेगा उतना रिस्क डिस्पर्शन ज़्यादा होगा। तो इसको मेजर किया जाता है स्टैंडर्ड डिविएशन से। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है कि आपका स्टैंडर्ड यानी है जो ये 15 है, इससे कितना डिविएट कर रहे हैं। जितना स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा होगा उतना रिस्क ज़्यादा होगा, सही। चलें, अब ये एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है। और ज़्यादा बेहतर है कि आप लोग खुद प्रैक्टिस कर लें। अब टेक्निकल, अब हम ये मूव हमने कॉन्सेप्चुअली डिस्कस किया, रिस्क क्या होता है और ये सारी चीज़ें। अब हम जो है टेक्निकल डिस्कस करेंगे, टेक्निकलिटीज के रिस्क को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा और रिस्क की जो सब्जेक्टिवनेस है वो कैसे आएगी। तो बेसिक रिस्क हम कैलकुलेट करेंगे। सो फॉर दिस वी हैव द फॉलोइंग। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ, रोल प्लेइंग के फॉर्म में कहते हैं कि यू आर इन्वेस्टमेंट मैनेजर, और आपको जो है ये 5 सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है, 5 स्टॉक्स में, स्टेप्स में। एक का नाम है ट्रेजरी बिल, टी बिल, दूसरा है HT, COL, USR और MP, ठीक है ना। ये 5 मुख्तलिफ कंपनी, तो आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। सो आपको अब ये करना है कि इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन दीज 5, तो कैलकुलेट करें रिटर्न उसका। उसमें अगर आप HT में करेंगे तो रिटर्न क्या आएगा। अच्छा, आज आप बैठे हुए हैं। अच्छा, मैं इससे पहले मैं ये बता दूं कि 2 तरीके से रिटर्न या रिस्क निकाला जाता है। ये किसी ने मेरे पास बात भी की थी, फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच और हिस्टोरिकल अप्रोच। कोई एक्सप्लेन करेगा इससे? जी सर। हाँ, फरनाज आप बताइए। सर हिस्टोरिकल डाटा जो है वो एक रियल डाटा होता है। इसकी पॉजिटिव पॉइंट, ये इसका पॉजिटिव पॉइंट होता है, और नेगेटिव ये होता है कि इसमें हम ये पिछले साल का होता है, फ्यूचर का नहीं होता। और फॉरवर्ड लुकिंग डाटा जो है वो रियल डाटा नहीं होता है, ये एक एस्टिमेशन होती है और इसमें सब्जेक्टिविटी मौजूद होती है। ये एक रिलायबल डाटा नहीं होता है। और कोई इसमें ऐड करे, कोई एनीबॉडी? जी,
जी सर, ये फरनाज ने बिल्कुल सही बता दिया। आपकी जो रिकॉर्डिंग थी उसके अंदर आपने डिस्कस किया था कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड लुकिंग दो अप्रोचेज होती हैं स्टैंडर्ड डेविएशंस की। फॉरवर्ड लुकिंग हम कह सकते हैं फ्यूचर है, और हिस्टोरिकल जो होती है आपकी बैकवर्ड लुकिंग है। तो दोनों के अंदर आपने प्रॉज एंड कॉन्स डिस्कस किए थे। तो कॉन्स तो सॉरी प्रॉज जो है वो हिस्टोरिकल के वो फरनाज ने बता दिए कि हिस्टोरिकल में तो जो आपके पास रियल डेटा जो होता है वो मौजूद होता है, इसके अंदर एस्टिमेशन नहीं है। अगर हम फाइनेंस के पर्सपेक्टिव में देखें तो सर जो मैंने चीज़ समझी थी वो ऐसे थी कि जो आपने एक मिसाल दी थी कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हाँ तो जो हिस्ट्री के जो चेंजेस के अक्रेंस की प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है, और जो हिस्ट्री के जो रिकॉर्ड्स भी होते हैं और जो इवेंट्स भी होते हैं वो इतने फ्रीक्वेंट नहीं होते हैं। तो इन दिस केस वी कैन रिलाई ऑन दी हिस्टोरिकल डेटा। मगर अगर फाइनेंस के पर्सपेक्टिव में देखें कि जो इसके जो इवेंट्स की जो अक्रेंस है ना सर, ये बहुत ज़्यादा इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह से हम जो हिस्टोरिकल डेटा जो है ना वो अपनी जो रिलायंस होती है वो खो देता है। तो इस वजह से हम फाइनेंस में जनरली अमूमन तौर पे फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, और कोई एनीबॉडी एल्स? जी हाँ बात तो ये हाँ सर कह रहे थे कि सिंपली बेसिकली जो हिस्टोरिकल है वो आपका एक्चुअल डाटा पे बेस करके एनालिसिस किया जाता है, और जो फ्यूचर फॉरवर्ड लुकिंग होता है वो फोरकास्टेड डाटा होता है, उसके ऊपर बेस करके आप एनालिसिस करते हो। बेसिकली तो यही है। और जो इन्होंने हसीब ने बताया कि क्या प्रोज एंड कॉन्स है वो सब वीडियो में आपके डिस्कस किए हुए, तो उसके बेनिफिट्स भी हैं, नुकसान भी हैं। अच्छा, अब हाँ इसमें आप ये देखें कि जब आपको सवाल एक बंदा एक आएगा कि किस जगह हम हिस्टोरिकल डेटा यूज करें और किस जगह हम फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच यूज करें ना। अब ये एक सवाल आएगा कहीं कोई बंदा किसी के जहन में। जी जुनैद। सर इस चीज में मेरा बस एक ये पॉइंट था, वीडियो मैंने देखी थी और काफी क्लियर है चीजें। बस ये था कि अप्रोच में भी जो हम फैक्टर डिसाइड करते हैं वो पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे कर रहे होते हैं। तो फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस में भी हम आई थिंक मतलब कुछ हद तक हम हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस को ही यूज कर रहे हैं। क्या ऐसा ही है? हाँ चले मैं इसको बताता हूँ। हिस्टोरिकल पीछे नहीं देखें, वो फॉरवर्ड लुकिंग में आप जो है ना अजम्पशन लेते हैं ना, अजम्पशंस के बेस पे आप सिनेरियो बना रहे होते हैं। तो सिनेरियो बनाने की जो अजम्पशन है वो ज़रूरी नहीं है आप पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे करें। हो सकता है आप प्रेजेंट और फ्यूचर भी देखते हैं, लेकिन बाद लोग जो है वो अजम्पशन पास्ट पे भी कर सकते हैं। तो अगेन ये भी जो है सब्जेक्टिव है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सही है ना? ये बात समझ में आई? ओके सर, ओके जी बिल्कुल बात सर, बिल्कुल सर। हाँ सर यही जुनैद जो कह रहे हैं ना, एक्चुअली वो उसका पर है कि फोरकास्ट आपने किसके ऊपर बेस करके बनाया, पास्ट पे करके बनाया या कोई इंडस्ट्री रिलेटेड डाटा पे करके बनाया। अच्छा आप सर पूछ रहे थे क्वेश्चन के कहाँ फॉरवर्ड लुकिंग लगेगा और कहाँ आप हिस्टोरिकल लेंगे। हिस्टोरिकल वहाँ लेंगे जहाँ हिस्टोरिकल अवेलेबल हो आपके पास डाटा, और जहाँ पर अवेलेबल नहीं हो वहाँ फोरकास्ट आपकी मजबूरी है, आपको फोरकास्ट डाटा ही करना पड़ेगा इंडस्ट्री बेस करके, या फिर अगर जहाँ पे हिस्टोरिकल आपके पास अवेलेबल है और फिर आप फोरकास्ट पे जाते हैं तो फिर आपकी कहते हैं कि सिनेरियो चेंज हो रहा है कि भाई हम फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि शेयर का डेटा है, अब प्राइसेस का डेटा हिस्टोरिकली अवेलेबल है, तो क्या फिर हमें फॉरकास्ट पे नहीं जाना चाहिए, हिस्टोरिकल डेटा देना चाहिए? इस तरह से है कि हिस्टोरिकल हम जब यूज करेंगे जब हमें पता हो कि मार्केट में जो वेरिएशंस हैं वो इसके अलावा नहीं आ सकती। मतलब फॉर एग्जांपल हिस्ट्री देख रहे हैं, बिल्कुल हिस्ट्री हम देख रहे हैं और हमें पता है कि मार्केट या तो ए साइड पर जाएगी या बी साइड पर जाएगी, और हमें पता है कि इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकेगा। तो हम हिस्ट्री को देखते हुए चीज़ों को बेस बनाते हैं। लेकिन फॉरवर्ड लुकिंग में हम जब यूज करते हैं जब हमें कंफर्म नहीं होता, हमें नहीं पता होता कि हिस्ट्री रिपीट होगी या नहीं होगी, तो फिर हम फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच को यूज करते हैं। तो जैसे मैं ऐड करूँ कि अभी ये कोविड की सिचुएशन है, इसमें आप हिस्टोरिकल डाटा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपके पास जो है सारे हिस्टोरिकल अजम्पशन जो है वो ख़त्म हो गए। हर इंडस्ट्री डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रही है। जो डाउन थी वो अप हो गई और जो अप थी वो डाउन हो गई कुछ।
अच्छा, इवन जो है 9/11 जब हुआ था उसके बाद भी काफ़ी इंडस्ट्रीज जो है ना बिल्कुल चेंज हो गई। एयरलाइन इंडस्ट्री और होटलिंग इंडस्ट्री बिल्कुल डिप आ गया था उसके अंदर। बहुत सारी एयरलाइन इंडस्ट्रीज इवन बैंकरप्ट हो गई थी। और दूसरे एंड पर आप देखें तो जो 9/11 के बाद जो फिल्म बनाने की इंडस्ट्री होती है, जो कि ग्लास बिल्डिंग्स के ऊपर फिल्म लगती है, उसमें एकदम बूम आया था और वो उन्होंने बहुत पैसा बनाया है। ये मैं रिव्यूज़ वहाँ पे देख रहा था, तो वहाँ पे 9/11 से पहले उनको पूछना नहीं था कोई फिल्म लगाने के लिए ग्लास बिल्डिंग्स के ऊपर। फिर बाद में जो है वो सब फिल्मिंग, कई किस्म की फिल्मिंग आ गई अब तो आपको सारी ग्लास बिल्डिंग कवर्ड होती हैं उससे। सही। चले और जी फरनाज आप कुछ कह रहे हैं? जी हसीब साहब आप कुछ कह रहे हैं? नहीं सर, बस सर एक छोटी सी सजेशन थी अगर आप अलाउ करें तो। हाँ बिल्कुल। सर आपकी वीडियो के अंदर जो इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव से जो अभी हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, इसकी बहुत डीप कैलकुलेशन है। तो मैंने एक एक्सेल बना लिया सर, वो रेडीली अवेलेबल है। अगर आप अलाउ करें तो मैं ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ, तो उससे हम फिर शेयर कर दें। थैंक यू। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपसे ये कहूँगा कि एक्सेल अच्छी बात है आपने कर ले, लेकिन ये कि आप जो है ना उसको पेपर पेंसिल पर जो है ना मैनुअली भी कैलकुलेट करें, ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये भी कर लें, लेकिन शेयर कर दें, उसमें कोई अर्थ नहीं। और एनीबडी एल्स? तो सर एक चीज़ पूछना चाहूँगा सर, वहाँ सर ये जो करंट सिनेरियो है, अब जो कहते हैं ना मार्केट मुस्तकिल चेंज हो रही है और कहते हैं कि इंफॉर्मेशन जैसे ग्रो कर रही है 12 से 18 महीने में और बहुत तेज़ी से डबल हो रही है, तो चीज़ें चेंज हो रही हैं, रैपिडली चेंजेस हो रही हैं, स्पेशली ईयर 2000 के बाद या 2005 के बाद कहते हैं, और अभी तो कोविड के बाद तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। तो क्या इस पर्टिकुलर सिनेरियो में हिस्टोरिकल जो डाटा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं फोरकास्टिंग के लिए, चीज़ों के लिए, क्या वो रेलेवेंट है और फ्यूचर फोरकास्ट ही करना चाहिए? क्योंकि वो देयर इज़ नो इंफॉर्मेशन, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन उसकी रिडंडेंट एक तरह से हो गई है, ऑब्सलीट हो गई है हर काफ़ी चीज़ों में, काफ़ी इंडस्ट्री के अंदर। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था इसमें। अच्छा देखिए, वही सवाल, बेसिक सवाल जो है वो यही आता है कि हिस्टोरिकल और फॉरकास्टेड फ्यूचर लुकिंग जो है वो कहाँ यूज़ किया जाए ना। तो नॉर्मली देखें, इसके दोनों प्रोज एंड कॉन मौजूद होते हैं। इन अ नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस जहाँ इवेंट ड्रिवन डेटा मौजूद ना हो, तो वहाँ हिस्टोरिकल ज़्यादा रिलायबल रहता है। फॉर इंस्टेंस गवर्नेंस है, फॉर एग्जांपल। अब गवर्नेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इवेंट ड्रिवन नहीं है। आप जो है चाहे 9/11 हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुल्क की जो गवर्नेंस है वो एक ही लेवल पे रहेगी। करप्शन जो है वो इवेंट ड्रिवन नहीं है, ठीक है ना। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मे बी टू अ सर्टेन एक्सटेंट इवेंट ड्रिवन हो, लेकिन लॉन्ग टर्म जो है वो ऐसा नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि जहाँ पे जो रिफॉर्म्स होते हैं, जो इस तरह के फैक्टर्स होते हैं जो इवेंट ड्रिवन नहीं होते, वो एक जनरली, एक तो उस वक्त इट्स बेटर कि आप जो है उसको उससे लें, आप क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल अप्रोच से ले लें। लेकिन जहाँ पे इवेंट की मुदाखला ज़्यादा होती है, ठीक है ना, तो उस उधर जो है आप जो है ज़्यादा बेहतर यही है कि आप सिनेरियो बेस्ड फॉरकास्टिंग करें, ठीक है ना। तो अब फॉर इंस्टेंस जीडीपी है। अब जीडीपी जो है इन नॉर्मल टर्म्स जो है वो जीडीपी इज एन इवेंट ड्रिवन थिंग, ठीक है ना। लेकिन जीडीपी के अंदर इतने सारे एलिमेंट मौजूद होते हैं कि बहुत सारे इवेंट जो है एक दूसरे को बैलेंस ऑफ भी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो दैट मीन्स कि अगर आप बहुत ही बड़े पैमाने पे कुछ कर रहे हैं, तो और अगर कोई एक इवेंट नहीं आया, फॉर एग्जांपल कोविड तो एक ऐसा इवेंट है जिससे जीडीपी भी फर्क पड़ जाएगा, लेकिन इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस दे आर मल्टीपल इवेंट्स, और दे आर असल में वो एक स्टैट्स में कॉन्सेप्ट होता है रैंडम वॉक का, अगर आपको किसी को मालूम हो तो रैंडम वॉक का मतलब ये होता है कि अगर जो एरर टर्म्स होती हैं, यानी जो चांसेस ऑफ, यानी जो आपके एस्टिमेटेड से हट के आता है, अगर उस एरर टर्म में कोई ट्रेंड नहीं है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेती हैं। तो लॉन्ग टर्म जो है वो जो है ज़्यादा फिजिबल होता है, नॉइज उसमें कम हो जाती है। जैसे अगर मैं कहूँ कि कल की प्राइस ज़्यादा रिलायबल है या 50 वीक मूविंग एवरेज की प्राइस ज़्यादा रिलायबल, तो आई वुड से कि 50 वीक मूविंग एवरेज की प्राइस जो है, हालांकि ये भी हिस्टोरिकल है, तो वो ज़्यादा रिलायबल है। वाई? बिकॉज उसकी एरर टर्म जो है ना वो दे कैंसिल आउट ईच अदर,
बिकॉज प्राइसेस जो है वो स्टॉकेस्टिक होती हैं, दैट मीन्स रैंडम वॉक बेस्ड होती हैं, ठीक है ना। तो रैंडम वॉक मीन्स, हाँ सर पढ़ा है सर, ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है पढ़ा है ना आपको? हाँ पढ़ा है। ये इसके अंदर एक कहते हैं एक एबनॉर्मल अचानक से एक डाटा आ जाता है बीच में। हाँ, वो जैसे फॉर एग्जांपल रैंडम वॉक क्या निकला है कि अगर एक बंदा है जो ड्रंक है, उसको जब आप चलाते हैं ना, जैसे जब ये कोई पुलिस पकड़ती है तो वो कहती है कि भाई ये ड्रंक है या नहीं है, तो वो जो है कहती है, एक लाइन खींचती है, कहती है सीधी लाइन पे चलो। तो अगर वो पिया हुआ होगा तो फिर वो लाइन पे नहीं चल सकता होगा, इससे वो पता चलता है कि वो ड्रंक है या नहीं है। तो उससे निकला है कॉन्सेप्ट रैंडम वॉक का, कि क्योंकि उसकी हर स्टेप जो है वो मुख्तलिफ डायरेक्शन में आएगा, तो अल्टीमेटली ही एंड्स अप इन द सिमिल। तो अगर हम उसके जितने भी स्टेप्स को एवरेज आउट कर लेंगे, बिकॉज उसकी ट्रेंड नहीं है, तो वो उसकी नॉइस खत्म कर सकते हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी कि वो किधर है। लेकिन अगर वो एक ही डायरेक्शन में चलता रहेगा ट्रेंड के साथ, तो फिर हम जो है ना उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं बता सकते, बिकॉज उसकी ट्रेंड आ जाता है एरर सिस्टम में ना। आप इन नटशेल आप ये कह रहे हैं कि जो है वो हमें जहाँ पे ट्रेंड्स हिस्टोरिकल डाटा मिल रहा है वो हम डाटा लें, जहाँ पे नए नए चेंजेस हैं, ऐसे जो कॉन्सेप्ट जो कि गवर्नेंस वाले नहीं हैं, इस तरह के इश्यूज होते हैं जो मार्केट ड्रिवन आ जाता है, अचानक से कुछ चीज़ है, अब मॉडल आ जाते हैं नए। अब जैसा मैं एग्जांपल पुट करें आपके सामने, होटलिंग का मॉडल बिल्कुल नया एक मॉडल आ गया है, वो अपना रूम घर का रूम एक आप और रेंट आउट कर दो, और कहते हैं टैक्सी का मॉडल बिल्कुल नया आ गया है कि वो उबर है और ये वो, मतलब दुनिया में ये सोचे ही नहीं था आज तक के 5 साल पहले 10 साल पहले तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं थे, और ये बिल्कुल ट्रेंड चेंज कर दिए। तो अब ये चीज़ें हैं उन वहाँ पर ऐसे ट्रिगर इवेंट्स हैं जिनसे जो बिल्कुल नॉर्मलिटी से हट के वहाँ पे फोरकास्ट डेटा इस्तेमाल करना चाहिए, और जहाँ पर हमें अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन वहाँ पे हम हिस्टोरिकल डेटा इस्तेमाल करें। तो नॉर्मली फाइनेंस की दुनिया के अंदर जो है, क्योंकि इवेंट ड्रिवन सिस्टम में होती है, और क्योंकि तो वो जो इवेंट होता है उसके अंदर माइक्रो लेवल पे भी होते हैं, कंपनी स्पेसिफिक भी होते हैं, जर्नल भी होते हैं, तो इस वजह से इसमें हिस्टोरिकल डेटा इज नॉट दैट रिलायबल, सही है ना। और इवेंट भी ट्रेंड वाले इवेंट होते हैं, ज़्यादातर इवेंट एक ट्रेंड में मूव करते हैं, तो इस वजह से वो हिस्टोरिकल डेटा जो है वो कैंसिल आउट नहीं कर सकता लॉन्ग टर्म, इवन लॉन्ग टर्म लेके भी। लेकिन फिर भी बेहतर है, मतलब क्लोजिंग प्राइस से ज़्यादा बेहतर है मूविंग एवरेज लिया जाए। लेकिन ये कि बाद ऐसे फैक्टर्स होते हैं वेरिएबल जिसमें ट्रेंड ही नहीं होता, यानी मतलब उसमें इवेंट ही नहीं होते, मतलब दे मूव इन अ वेरी सटल वे, तो उसके अंदर आप हिस्टोरिकल ले सकते हैं। गवर्नेंस इंडिकेटर का जैसे फॉर एग्जांपल जैसे WGI है, वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर्स हैं, पूरे 200 मुल्कों का जो है ना वो गवर्नेंस के 6 इंडेक्सेस बनाते हैं। तो अगर आप गवर्नेंस इंडिकेटर्स को देखेंगे तो दे आर मोर और लेस ट्रेंडलेस, यानी दे आर नॉट इवेंट ड्रिवन, तो उसको जो है लॉन्ग टर्म के लिए आप ले सकते हैं, सही है ना। तो बात समझ में आ गई जी। फोरकास्टेड डाटा ऑन हिस्ट्री बेस, फोरकास्ट डेटा ऑन हिस्टोरिकल डेटा बेस, मतलब वो फोरकास्ट जो हिस्टोरिकल डेटा को इस्तेमाल करते बनाई जाती है, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, उसमें ज़्यादा बेहतर। इवेंट ड्रिवन इकोनॉमी के अंदर, इवेंट ड्रिवन सिस्टम के अंदर जो है फोरकास्टिंग जो है वो ज़्यादा बेहतर होगी कंपैरेटिवली ऑफ हिस्टोरिकल बेस ना, सही है ना। हिस्टोरिकल कैन बी सर्व एज अ गाइडलाइन, आप ये कह सकते हैं, एज अ गाइडलाइन, वो पीछे के एज अ बेंचमार्क, एज अ गाइडलाइन, इस तरह से आप कुछ कह सकते हैं। लेकिन ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप हिस्टोरिकल पे ही रिलाई करें, सही है ना। जी फरनाज, आप कुछ कह रही हैं? तो आपने ये जो है हमने डेटा मौजूद है, इस डेटा के साथ हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न और रेट्स निकालना है। सो क्या एक्सेल की फाइल शेयर कर दी आपने? जी सर, वो व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर। आप ऐसा करें, उसको जो है ना एक्सेल को खोल लें अपने पास, स्लाइड मैं ऑफ कर देता हूँ और ज़रा इसको एक्सप्लेन कर दें, ठीक है ना जी, किस तरह से आपने रिटर्न और रेट्स निकाले, ठीक है। सर उसकी एक्सेल फाइल की भी ना शीट ना शेयर कर दिएगा स्क्रीन पे, मैं फोन पे यूज कर रहा हूँ। मैं स्क्रीन पे ही कह रहा हूँ वो मैं अपना ऑफ कर रहा हूँ स्क्रीन। सर आपने मुझे राइट असाइन किया, आप कर ले, मैंने ऑफ कर दी। आपने सर मुझे राइट असाइन किए, मैं उसके स्क्रीन शेयरिंग में। एवरीबॉडी कैन शेयर, मैंने कोई राइट किसी को वो नहीं किया।
आप शेयर कर सकते हो। उस वक्त मेरी स्क्रीन ऑन थी इसलिए शेयर नहीं हो रहा होगा, अभी आप कर लें। अच्छा सर, टीम्स पे मैं फर्स्ट टाइम शेयर करूँगा तो ये जो ये जो लीव वाला है ना, लीव के बराबर जो एक बटन है शेयर कंटेंट, उस पर जाएं और उसके बाद जो है ना विंडोज पे जाएं और जो आपकी एक्सेल की विंडो है उसको शेयर कर दें। सही है। विजिबल है सर? जी है, बिल्कुल। तो सर जो ये टेक जबरदस्त अवे, आपने जो है बड़ा बनाया है। आपने इन्वेस्टमेंट पूरा लिखा हुआ है, ये वही है जो हमने अभी डिस्कस कर रहे थे, और फिर इसका रिटर्न वगैरह निकाला है, ये शेयर कर दिया है। लेकिन ये बड़ा आसान कर दिया आपने, तो इनको इनकम इनकम इनकी मुश्किलात आसान कर दी। लेकिन ये कि मैं इसको एक्सप्लेन कर दें रिटर्न वगैरह कैसे निकले, ताकि ये कैलकुलेट कर लें। जी सर, मैं स्टार्ट करता हूँ। इन केस अगर इफ आई एम मिसिंग समथिंग यू कैन डेफिनेटली ऐड सर। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर, जो मैंने जो टेक अवे था बेसिकली इसका इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स का, तो उसके अंदर आपने ये जो लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर कॉलम है जहाँ पे मैं अपना माउस ओवर करता हूँ, ये इकनॉमी, ये आपने बताया था कि इसके अंदर ये 5 इकोनॉमिक कंडीशनल्स हैं, और बेसिकली ये हम लोगों ने फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच को अडॉप्ट करते हुए दी है। और इसकी इसकी जो फाइनेंशियल मॉडलिंग बनी हुई है, यानी जिसकी प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, ये मॉडलिंग की बेसिस पर बनाई गई है कि फिर रिसेशन के अंदर प्रोबेबिलिटी इतनी है, बिलो एवरेज इतनी है, एवरेज इतनी है। और इसके अंदर जो ये कॉलम्स हैं, इसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट सिक्योरिटीज़ ली हुई, तो जिसके अंदर जैसे ये टी बी एक सिक्योरिटी है आपके पास, एच टी एक सिक्योरिटी है आपके पास, कलेक्शन है यूएसआर और एम पी, तो 1 2 3 4 5 सिक्योरिटीज़ हमारे पास हैं। और इसके अंदर सर आपने ये बताया था कि थोड़ी सी हिंट दी थी, बेसिकली ये 2 तरह की सिक्योरिटीज़ के लिए, एच टी और पी ओ एल एल। एच टी आपने कहा था कि ये हाई टेक कंपनी है, और ये टिप ऑफ बिजनेस साइकिल पे ऑपरेट करती हैं। इनकी मेरा ख्याल से जो अभी की एग्जांपल्स पर अगर हम ले सकें तो पीआरजी है, एवनसियन है, इस तरह की कंपनी से, और जैसे ऑक्टोपस अभी आई है। और ऑन द कॉन्ट्रेरी जो कलेक्शन है, ये वो एजेंसीज हैं जो कलेक्शन और रिकवरी एजेंट्स होते हैं। जैसे बैंक अपने जब बैंक के जो कस्टमर हैं वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, और वो दे फेल टू पे दी डेट बैक, तो बैंक उनको बैक डेट के अंदर रिकॉर्ड करके क्लोज कर देता है। मगर फिर भी एक चांस होता है उसके पास, तो वो अपने जो रिकवर एजेंट्स होते हैं जो मोस्टली आउटसोर्स होते हैं, उनको ये दे देता है एक परसेंटेज पे, कि इतना परसेंटेज अगर आपने इतना अमाउंट मुझे रिकवर कर दिया तो इतना परसेंटेज मैं आपको दूंगा। तो ये कलेक्शन एजेंट्स होता है। अच्छा, एच टी जो कंपनीज होती हैं, हाईटेक कंपनीज, ये जैसे जैसे इकनॉमी मूव कर रही होती है ऑन द स्केल, उनके साथ मूव कर रही होती है। इकनॉमी बूम कर रही है आपकी, तो ये हाईटेक कंपनीज भी बूम कर रही हैं। अच्छा, मगर अगर हम विद कलेक्शन एजेंट्स को देखें तो इनका जो बिजनेस उसी वक्त बूम होता है जबकि जब रिसेशन आता है, जब फिर वो डिप्रेशन आते हैं, जब लोग ज़्यादा इंसॉल्वेंट होते हैं। फर्स्ट दो दो तरह के कंपैरिजन आपने इसको बनाने के लिए कहे थे। पहले जो स्टैंड अलोन है, स्टैंड अलोन के अंदर सिर्फ जैसे हम लोगों ने डेफिनेशन में देखा, जो एक फाइनेंशियल एसेट होगा हम उसी को हम देखेंगे, पोर्टफोलियो की अभी हम बात नहीं करेंगे। स्टैंड अलोन के जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं उसके हम रिस्क और रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम फर्स्ट माउस जो सर मैं मूवर कर रहा हूँ आपको दिख रहा है ना? हाँ, लेकिन दिख रहा है जी। तो ये डिफरेंट इकनॉमीज हैं, उनकी ये प्रॉबिलिटीज हैं ऑलरेडी गिवन है। टी बिल का जो ये परसेंटेज है ऑलरेडी गिवन है। ये रिटर्न हम लोगों ने इस पर कैलकुलेट कर लिया। तो इस सेल के ऊपर अगर मैं जाके जो हम लोगों ने फार्मूला इसका सीखा था रिटर्न का, वो यही था कि जो गिवन प्रोबेबिलिटी है और जो टी बिल की जो परसेंटेज है, हम दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस पर आपका ये रिटर्न आ जाएगा। तो ये भी परसेंटेज के अंदर ही है। तो रिसेशन के अंदर अगर हम टी बिल का देखें तो रिटर्न इतना है, और बिलो एवरेज इकोनॉमिक कंडीशन में देखें तो इतना है, और इस तरीके से पांचों इकोनॉमिक कंडीशन में है। तो और ये जो है ये टोटल रिटर्न है जिसको हम ये
नॉट कह सकते हैं, और ये इसका समेशन है, यानी टी बिल का एक्सपेक्टेड रिटर्न कहलाएगा। और रिटर्न का जो फॉर्मूला है वो ये था, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय द रिटर्न ना, और समीशन ले लेते हैं। तो आपने जो है ना ट्रेजरी बिल के रिटर्न को उसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके रिटर्न की कॉलम में आ गया ये वाला, और उसके बाद देन यू सम इट ऑफ, तो ये आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया। सही ना? चलें आगे। और अगर हम सेकंड सिक्योरिटी पे अगर जंप ऑन करते हैं तो एचटी की जो सिक्योरिटी है, इसकी जो परसेंटेज है ऑलरेडी किसी को कोई प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया तो प्लीज अभी पूछ ले, ठीक है? तो ये वेटेड एवरेज निकाल दिया ना सर, प्रोबेबिलिटी अप्लाई करके। हाँ, वेटेड एवरेज। ये कॉलम एचटी का ये डाटा ऑलरेडी गिवन है, और जो रिटर्न है ये हम लोगों ने इसमें जो रिटर्न का ये कॉलम है इसके अंदर ये सेम फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है जो टी बिल के रिटर्न के लिए अप्लाई किया था, यानी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय रिटर्न। तो ये पांचों इकोनॉमिक कंडीशंस में हम लोगों ने ले लिया और फिर इनका समेशन ले लिया। अच्छा, एक्सेल में करने में सर इसको फ़ायदा ये हो कि इसके अंदर जो ये नेगेटिव वैल्यूज़ हैं जो ऑफसेट हो रही हैं, ये समेशन के अंदर आराम से आपके पास आ रही हैं। मैनुअल करने में इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ये माइनस की साइन अगर हमने ओमिट कर दी तो ये जो मेन समेशन है ये रॉन्ग हो जाएगा। सेम गोज विद अनदर सिक्योरिटी कलेक्शन। इसका भी रिटर्न हम लोगों ने कैलकुलेट किया, गिवन प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई द गिवन रिटर्न। ये पांचों इकोनॉमिक कंडीशंस में आ गया और इसका समेशन आ गया। इसी तरीके से यूएसआर का रिटर्न आया, इसी तरीके से एमपी का रिटर्न आया, और ये हम लोगों ने इस पर सबमिशन कर दिया। तो यहाँ तक क्लियर है? हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें रिटर्न निकालने में कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई पूछना है फॉर्मूले के हिसाब से या कोई और चीज? काइंडली एक बार दोबारा बता देंगे तो बेहतर हो जाएगा प्लीज। थैंक यू। रिक्वेस्ट है, चीजें वैसे बहुत क्लियर हैं, मैंने स्लाइड भी देखी थी, लेकिन जो आपकी स्लाइड में फॉर्मूलेज हैं वो काइंडली प्रेजेंटेशन के बाद दोबारा शो कर दीजिएगा। उससे फॉर्मूले काफी क्लियर थे आपकी स्लाइड में। दोबारा दिखा दें आप एक दफा कि किसी एक को ना एचटी का दिखा दें कि कैसे मल्टीप्लाई किया पे। नहीं सर, मैं वो जुनेद भाई की बात समझ गया। तो वो प्रेजेंटेशन वो है मेरे पास स्लाइड, वो स्लाइड से मैं फॉर्मूला भी दिखा देता हूँ, इसकी यहाँ पे एप्लीकेशन भी दिखा देता हूँ अगर आप इजाजत दें। पहले ये कंप्लीट कर लो, ये भी सही, फिर उसके बाद उस पर आ जाना, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, मीन निकाला था ना जुनेद, वो चीज है ये। जी क्लियर है। मैं बस कह रहा हूँ वो स्लाइड में फॉर्मूला अच्छा प्रेजेंट किया हुआ था, तो इस प्रेजेंटेशन के बाद वो स्लाइड बस दिखा दें ताकि वो सबको क्लियर हो जाएगा कि क्या फॉर्मूला यूज है। हाँ, सिग्मा एक्स ओवर एन जो होता है ना, मीन, ये मीन ही निकाला वेटेड एवरेज। आगे प्रोसीड करें सर? जी करें। अच्छा सर, ये जो आप एक काम करें, आप एक काम ये कर लें कि अभी जो है ना वो पावर पॉइंट खोल लें और उसमें जो फॉर्मूले है ना सिर्फ वो एक दफा इनको दिखा दें, उसके बाद दोबारा उसको ऑफ करके फिर एक्सेल खोल लीजिएगा। श्योर सर, है ना? आप पावर पॉइंट शेयर कर दें, उसमें ये जो कह रहे हैं ना फॉर्मूला वो जरा दिखा दें। जी सर, आपको सर ये स्लाइड विजिबल है? वो हो गई, अभी दोबारा कर दो। मैं शेयर, ये स्लाइड 9 पर है हसीब। अब आ रही है? हाँ, ये देखें ना, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला है सबमिशन k into p। k is the return on that probability multiplied by probability। तो हमने क्या किया कि हमने जो है यहाँ पे जैसे पहले की -22 है उसको मल्टीप्लाई किया 0.1 के साथ, सही है? तो ये आपका पहला हो गया। फिर
ये जैसे इन्होंने किया था दूसरे जो कॉलम में जो इन्होंने रिटर्न निकाला था वो इस तरह निकाला था -22 मल्टीप्लाई बाय 0.1, इसने दूसरा तीसरा फिर सबको ऐड कर दिया तो ये आ गया 17.4, सही है ना। तो इसका ये फॉर्मूला है सबमिशन के इनटू पी और उसको सम कर दिया, सही है ना। अब ये आप एक्सेल में दिखाते हैं आपने जो सम किया, ये बात समझ क्लियर हुई सबको? जी सर। ये स्क्रीन विजिबल है एक्सेल में आप हाँ ये आप देखें रिटर्न्स और तो रिटर्न जो है एचटी का रिटर्न जो है वो कैसे निकला, ये जो रिटर्न है दिस इज बेसिकली -0.2 ऐसे निकला कि -22 मल्टीप्लाई बाय 0.1 प्रोबेबिलिटी, तो ये निकला है, सही है। और उसके बाद सम कर और ये सर मल्टीप्लाई करके पांचों जो इकोनॉमिक कंडीशन हैं उसका सम ले लिया तो 17.4 हो गया। तो ये आपकी जो स्लाइड थी उसके अंदर भी जो मेन अगर हम जो जो लास्ट वैल्यू आ रही है वो भी 17.4 है, वो एग्जैक्टली यही थी। गुड, क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट पे मूव करते हैं सर हम। तो ये जो रॉज हैं इसके अंदर हम लोगों ने रिटर्न कैलकुलेट किया, इसके बाद क्योंकि हम जा रहे हैं रिस्क कैलकुलेट करने के लिए, तो इसके अंदर जो ये रिटर्न का कॉलम है बस ये रिप्लेस हो गया रिस्क है। तो आप कहें तो सर वो रिस्क का जो फॉर्मूला है वो भी दिखा दूं पावर पॉइंट में? पहले वो फॉर्मूला दिखा दें। जैसे हमने सर आपने डिफाइन किया था कि जो रिस्क है वो हम कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन को, और जैसे स्टैटिस्टिकली हम लोगों ने पढ़ा भी था कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है वो ये जो सिग्मा है उसके उसके थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे, और उसमें भी समेशन आएगी। उसके अंदर जो जो वेरिएंस होगा कि प्रोबेबिलिटी से हमने तो मल्टीप्लाई ज़रूर करना है, मगर जो रिस्क जो रिटर्न हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है ये के नॉट, और जो ऑलरेडी गिवन रिटर्न है तो गिवन रिटर्न में से हम जो के नॉट है वो माइनस कर देंगे, जो कि हम उसको मीन भी कह सकते हैं, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे आपकी प्रोबेबिलिटी को और उसका स्क्वायर रूट कर लेंगे। ये फॉर्मूला है। ये सबको दिख रहा है ना? सही है, ठीक है। तो आपने जो है मीन जो आपने पहले निकाल लिया एक्सपेक्टेड, उसमें से आपने हर रिटर्न को माइनस किया और जो आंसर आया उसको जो स्क्वायर कर दिया और उसको मल्टीप्लाई किया प्रोबेबिलिटी से और फिर सम ले ली। तो सर मैं दिखा भी देता हूँ सर कि नॉर्मल सा जो हम लोगों ने किया कि मतलब के आई मल्टीप्लाई के नॉट, तो के नॉट जो हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, क्योंकि मैं अगर सेम यहीं से फॉर्मूला इस पर लगा दूंगा तो ये सर्कुलर रेफरेंस का एरर आता है। तो ये सेम चीज़ जो फिगर्स यहाँ पे इस रॉ में लिखी हुई हैं वही सेम चीज़ यहाँ पे कॉपीड है, ये फिक्स्ड वैल्यूज हैं। तो अगर आप यहाँ पे जाके जब हम रिस्क कैलकुलेट करेंगे टी बिल का, तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो ये है कि आपने जो रिटर्न था तो आपने के नॉट निकाला हुआ था, उसमें से आप माइनस कर देंगे जो गिवन रिटर्न है टी बिल का, मीन्स के 8% माइनस 8% ऑलमोस्ट के नलीफाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय गिवन प्रोबेबिलिटी विच इज़ 0.1, और ये आपका इसके अंदर रिस्क आ जाएगा। तो अगर अगर हम लॉजिकली भी देखें, क्योंकि टी बिल एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, तो इसके अंदर जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था जो ये इसके अंदर रिस्क होता है वो मोरलेस बहुत कम होता है, डिफ़ॉल्ट रिस्क तो नहीं होता, इन्फ्लेशन प्रीमियम का एक फैक्टर इसके अंदर होता है। तो इस वजह से इसका जो समेशन टोटल रिस्क आ रहा है वो ज़ीरो ही है। अगर हम दूसरी सिक्योरिटी पे मूव करते हैं जो एच टी है, एच टी अच्छा इसके अंदर सर एक चीज़ है कि इसके अंदर जो फार्मूला है वो मैंने पूरा अप्लाई नहीं किया हुआ है, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ी सी लॉजिक अप्लाई कर दी थी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी है टी बिल है तो इसका रिस्क ऑलरेडी ज़ीरो ही आएगा। मगर अगर हम सिर्फ सेम रिस्क की कैलकुलेशन दूसरी सिक्योरिटी यानी एच टी के लिए ही करते हैं तो उसके अंदर देखें फार्मूला पूरा डिटेल में, उसमें ये ऐसा ही है कि आपका जो रिटर्न आपका जो मीन के नॉट था, ये जो हम लोगों ने यहाँ पे 17.4 कैलकुलेट किया था, 17.4 माइनस हो जाएगा आपकी गिवन रिटर्न एच टी का, और जो जो भी वैल्यू आएगी उसका हम स्क्वायर लेंगे,
और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे गिवन प्रोबेबिलिटी से। तो ये ट्रेजरी बिल में भी जीरो वैसे भी आएगा, अगर आप 8 - 8 करेंगे तो जीरो ही होगा ना, और जीरो का स्क्वायर लेंगे तब भी जीरो होगा। बिल्कुल सर, तो अगर ये फॉर्मूला ट्रेजरी बिल के इस पे भी निकालेंगे तब भी जीरो ही आएगा। जी सर। तो और इसी तरीके से ये एचटी की सिक्योरिटी के अंदर गिवन ऑल 5 इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर ये कैलकुलेट हुआ हुआ, और फिर लास्ट में इसका जो है वो, क्योंकि इसके दो तरीके हो सकते थे। ये आपने पूरा फार्मूला लगाया और आखिर में अगर आपने देखा इसमें स्क्वायर रूट जो है ना वो इस फार्मूले में मिसिंग है। अब यहाँ पे भी हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं और समेशन समेशन के बाद भी स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे समेशन के बाद ये स्क्वायर रूट का फार्मूला के अंदर पुट इन किया, तो इस वजह से 20.4 है। स्क्वायर रूट समेशन के बाद ही ली जाता है। ये पहले आप उसका निकालते हैं वेरिएंस, और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट अंडर रूट लेते हैं। जी स्क्वायर नहीं, स्क्वायर रूट तो शुरू में लिया जाता है, अंडर रूट बाद में लेते हैं समेशन के बाद ना। बिल्कुल सही कहना था। ये यहाँ पे स्क्वायर तो यहाँ पे कर लिया, यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया है, ये सही किया आपने ना। जी जी। उसके बाद जब आप सम करेंगे उसको फिर अंडर रूट लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने रिस्क पर अंडर रूट लिया होगा। तो ये जो एचटी सिक्योरिटी थी, इसका जो रिस्क था वो हमने कैलकुलेट कर लिया ऑल 5 इकोनॉमिक डिफरेंट कंडीशन में। इसका समेशन हमारे पास 20.04% है। इसी तरीके से जी, हम आप सवाल है फरनाज, आपका कोई सवाल है? जवाब साहब आपका सवाल है? सर मैं कह रहा था सर, ये रूट लेने के फार्मूले में खाली इनका ना स्क्वायर से किया है, फिर पूरे ब्रैकेट पहले आपने स्क्वायर रूट लिया, मल्टीप्लाई पे 1/2 पावर लगाते थे। ये आप पहले आपने स्क्वायर रूट आप लिया, स्लाइड नंबर पे जाएंगे ना, आपने फॉर्मूले में जाओ, फॉर्मूले में उसको डिवीजन का स्क्वायर निकाला और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया, फिर बाहर है ना मल्टीप्लाई बाय 1/2 करना चाहिए था पावर, सॉरी बाहर पावर जो ना 1/2 यहाँ कह रहे हैं आप। मैं कह रहा था कि इसकी पावर जो है ना वो 1/2 होनी चाहिए थी। ये है ना 1/2, लेकिन ये समेशन के बाद ही, यानी आपने रूट समेशन कर लिया उसके बाद ये बिल्कुल एंड में होगा। 1/2 जो है ना, जब आपका आंसर आ जाएगा समीशन के बाद होगा, ये पहले नहीं होगा, ठीक है। और यही बाहर वाले पैकेट के बाहर। जी। और अब्दुल वहाब भाई, जैसे यहाँ पे भी डिपिक्ट है ये, क्योंकि देखें ये मेजर ब्रैकेट है, उसके बाद ये अंडर रूट है। इसी वजह से वहाँ पे अगर आप देखें तो ये समेशन के बाद जो मेरी क्लैरिटी थी वो सर ने भी क्लियर कर दी। अंडर रूट जो है वो एंड में होगा। हाँ, वो लेकिन अंडर रूट के अंदर सबमिशन है, सही है ना, इस वजह से। हाँ, आप उसकी जो प्रेजेंटेशन की सर की स्लाइड है ना, वो उस पे जाएंगे ना, जो गिवन है 12 स्लाइड पर, उसमें वो एंड पे ना पावर बाय 1/2 किया हुआ है। वो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा इससे, और ये वेरिएंस निकल रहा है शायद मेरे ख्याल से, स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं। चलें, समझ में आ गई बात। एंड में जो है ना, आप जो है ना उसको अंडर रूट ले लेंगे, यानी पावर 1/2 जो अंडर रूट हो जाएगा। तो जब आप सबमिशन करने के बाद जैसे इन्होंने किया ना, सही है। और अच्छा, इसकी लॉजिक क्या है? देखें, लॉजिक ये होती है कि फॉर एग्जांपल आपने स्क्वायर रूट पहले ले लिया था, ठीक है ना। अगर स्क्वायर रूट नहीं लेते हैं ना तो रिटर्न माइनस प्लस एक दूसरे को बैलेंस ऑफ कर रहा होता, ठीक है। तो हमने क्या किया कि एक्सपेक्टेड जैसे -22 था, ठीक है ना, और +17 है, ठीक है ना। तो -22 यानी कि 17 - 22 यानी कि जो हाँ, तो उसको उसके बाद हम उसका स्क्वायर रूट लेते हैं। अगर हम स्क्वायर रूट नहीं लेंगे ना तो क्या होगा, वो साइन डिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि एक जगह साइन ज़्यादा होगा, एक जगह साइन कम होगा, तो एक दूसरे को बैलेंस ऑफ कर रहा होगा, सही है ना। तो स्क्वायर रूट से वो उसका एम्पलीफाई, यानी उसका जो इफेक्ट है नेगेटिव और पॉजिटिव का, वो खत्म हो जाएगा, सही है ना। उसके बाद जो है अंडर रूट बाद में इसलिए लेते हैं कि वो स्क्वायर रूट किया हुआ था हमने, तो समीशन के बाद जो आंसर है उसको अंडर रूट ले लिया, सही है, समझ में आई? यस सर। चल आज आगे चलें फिर। तो सेम रिस्क जो है वो दूसरी सिक्योरिटी का अगर कैलकुलेट करते हैं COL का, तो सेम फार्मूला हमने अप्लाई किया है यहाँ पे।
आप देखें कि ये रिटर्न माइनस आपकी जो गिवन आपका रिटर्न था कलेक्शन का, उसे माइनस किया, स्क्वायर किया, जो भी रिजल्ट आया मल्टीप्लाई कर दिया प्रोबेबिलिटी से, और फिर ऑल गिवन 5 डिफरेंट इकोनॉमिक कंडीशंस में इसको हमने कैलकुलेट किया, यहाँ पे सम किया और उसका स्क्वायर रूट ले लिया। तो यहाँ पे किया आपके पास कलेक्शन जो आपकी सिक्योरिटी थी उसका रिस्क आ गया। इसी तरीके से सेम जो नेक्स्ट सिक्योरिटी है यूएसआर, सेम फार्मूला यहीं पे लगेगा, इसका रिस्क आ गया और एमपी का रिस्क यहाँ पर आ गया। अब अगर हम इसको ओवरऑल पिक्चर में देखें तो सारी सिक्योरिटीज़ का डिफरेंट इकोनॉमिक कंडीशंस में ये रिटर्न है आपके पास अवेलेबल, और ये रिस्क अवेलेबल है। इसके बाद जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिफिकेशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, जैसे पहले तो ये बताएं कि कौन सी सिक्योरिटी पे इन्वेस्ट करना चाहिए, रिस्क के हिसाब से कौन सी रिटर्न के हिसाब से। रिटर्न पे अगर हम देखें सर, मैं बताऊं सर, हाँ रिटर्न अगर आप देखें सर तो ट्रेजरी बिल आपको सिर्फ 8% देगा, एचटी आपको 17.4 देगा, और अगर आप ये सबसे भी कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा रिटर्न जो है वो आपका एचटी ही है। अगर आप एचटी की रिटर्न को ही सिर्फ फोकस करेंगे तो सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको एचटी देगा। मगर क्योंकि इस चैप्टर का टॉपिक रिस्क एंड रिटर्न है तो हम सिर्फ रिटर्न को फोकस करते हुए रिस्क को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो हम एचटी का जो भी ज़्यादा है और रिस्क भी ज़्यादा है। जी सही है। और जैसे COLL है उसका रिटर्न 1% है, 1.7, जगह रिस्क 13% है। ये तो चले मार्केट यूएसआर 13% है, रिस्क 18% है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें ना कि कौन सी सिक्योरिटी है तो हम इसको देखते हुए कंपेयर नहीं कर सकते। जी सर यूएसआर सबसे बेस्ट लग रही है, बेस्ट लग रही है ना कि रिस्क और रिटर्न दोनों को लेकिन आप कंपेयर देखें करें ना ना 13% तो रिस्क है उसका और 18% रिस्क है, 13% रिटर्न है। अब ये कि हमें फॉर सर्टेन जो है अगर हमें बताना हो कि वो कौन सी सिक्योरिटी ले तो इन मेजर से नहीं कर सकते, बिकॉज एप्पल टू ऑरेंजेस हम कंपेयर नहीं कर सकते ना। तो इसलिए जो है ना स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए फॉर्मूला होता है वो CV, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो वो बताएं चले जी। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जैसे हम लोगों ने स्टैट्स में भी पढ़ा था लास्ट टाइम, बहुत सिंपल सा फार्मूला है कि आपके पास अगर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है तो ऑल यू नीड टू डू टू जस्ट डिवाइड द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन। तो मैंने भी यहाँ पे यही किया है। अब आप ये कह सकते हैं कि आपका ये जो रिटर्न है ये मीन है, और आपका ये जो रिस्क है स्टैंडर्ड डेविएशन ये इसका फिगर है। आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला अगर आप बोलें तो सब उस स्लाइड में अवेलेबल है, मैं दिखा भी दूंगा। हाँ दिखा दें। ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला है स्लाइड नंबर 16 पे। रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न, ठीक है ना, इसको कहेंगे रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न। एक यूनिट ऑफ रिटर्न में कितना यूनिट ऑफ रिस्क है। ये सबसे कम जो है ये एक्सेल विजिबल है आपको? जी ठीक। तो जैसे सर ने बताया कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला हम लोग रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न, तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन कर दिया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे। ये आपके जो कि अगर टी बिल के अंदर तो देखें जो रिस्क है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलरेडी ज़ीरो ही है। तो अगर 0 और 8 आप वो भी लेंगे, CV भी लेंगे तो वो ऑलरेडी ज़ीरो ही आएगा। मीन्स के मतलब ये तो वैसे ही रिस्क लेस सिक्योरिटी है और गवर्नमेंट की है। अगर हम दूसरी सिक्योरिटी को एनालाइज करते हैं लेट्स सी के HT, तो HT का जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो ऐसा है। फॉर्मूला अगर आप देखें ये HD डिवाइड बाय मीन, तो 20 डिवाइड बाय 17, 20.04 डिवाइड बाय 17.40, तो आपके पास क्या जाता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस 1.15। इसी तरीके से यही सेम हम हर सिक्योरिटी के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो इस सिक्योरिटी के लिए हम लोगों ने कलेक्शन के लिए जो कोएफिशिएंट वेरिएंस आया वो 7.68 आया, ये सेम फॉर्मूला। इफ वी जंप डाउन टू नेक्स्ट सिक्योरिटी यूएसआर, तो उसका जो कोएफिशिएंट वेरिएंस आया वो 1.36 आया, और एमपी का 1.02 आया।
तो अब सर का जो सवाल था इसके अंदर, अब क्योंकि हमारे पास रिटर्न भी अवेलेबल है, हमारे पास रिस्क भी अवेलेबल है, हमारे पास कोएफिशिएंट और वेरिएशन भी अवेलेबल है। अब हम ये कोएफिशिएंट वेरिएशन हमें कैसे हेल्प करेगा कि हम इन्वेस्टमेंट किस सिक्योरिटी के अंदर करें? तो इसमें जो एक क्लिक है वो ये है, हम देखेंगे कि वेरिएंस किसमें सबसे कम है। तो वेरिएंस सबसे कम तो टी बिल के अंदर है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, और जैसे कि एक रैशनल डिसीजन है। राइट सीवी की बेस पे। जी हजरत, राइटाइज कर लें सीवी के बेसिस पे, मतलब नंबर 1 पे जो आ गया टी बिल आ गया, फिर मार्केट आ गया, नंबर 3 एचटी, नंबर 4 पे यूएसआर, और सबसे लास्ट पे कॉल आ गया। वो प्रायोरिटी दे दें 1 2 3 आएगा, यानी कि क्योंकि आपका जो रिस्क 0 है ना, तो 0 डिवाइड बाय किसी भी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो वो सही, तो इस वजह से ना हम उसको इग्नोर कर लेंगे सीवी में ना, बाकी चीज़ों से आप कंपेयर करें, इग्नोर कर दें, क्योंकि अरे 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड होगी तो इन्फिनिटी मार्केट आ रही है। मतलब क्या होगा वो। सर सीवी के बेस पे तो देखेंगे तो उसमें एचटी यूएसआर से ज़्यादा बेहतर है। हाँ, अब सीवी जो हमने देखा रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न, वो सीवी आ रहा है एचटी का, वो आ रहा है 1.15। दैट मींस के फॉर 1 यूनिट ऑफ रिटर्न यू विल बी टेकिंग 1.15 यूनिट ऑफ रिस्क। अच्छा, फिर इसके अलावा कॉल जो है उसका 7.86 आ रहा है। दैट मींस फॉर 1 यूनिट ऑफ रिटर्न यू आर टेकिंग 7.68 यूनिट ऑफ रिस्क। सही है। इसी तरह यूएसआर का 1.36 आ रहा है। तो जितना कम होगा उतना बेहतर होगा, क्योंकि आप 1 यूनिट ऑफ रिटर्न बनाने के लिए कितना रिस्क ले रहे हैं। तो जैसे एमपी है, एमपी का मोर लेस 1:1 रेशियो है, तो फॉर 1 यूनिट ऑफ रिटर्न यू आर टेकिंग 1.02 यूनिट ऑफ रिस्क। सही है। तो इस वजह से अगर आप कॉल तो कहीं पे कॉल भी नहीं करेंगे, कॉल का एवरेज रिटर्न ही जो है बहुत खराब है कॉल। हाँ, तो अब कॉल का 1 यूनिट ऑफ रिटर्न लेने के लिए आप उसका 7 गुना उसका रिस्क ले रहे हैं, जबकि एमपी में सिर्फ वन टाइम ले रहे हैं, बेसिकली सेम ले रहे हैं। ठीक है। तो इस फॉर्मूले आ रहा है समझ के बेस्ट वैल्यू वो होगा रिस्क और रिटर्न ऑलमोस्ट सेम या नियरेस्ट सेम होंगे। जिसका सबसे कम सीवी होगा वो बेहतर होगा, क्योंकि सीवी आपस में डिवाइड हो रहे हैं। रिस्क और रिटर्न का गैप जहाँ पे सबसे कम होगा वो वेन्यू सबसे बेहतर होगा। सही है। तो ये बात क्लियर हुई? किसी को प्रॉब्लम, कोई सवाल? एमपी सबसे बेहतर है। फरनाज, आपको कुछ? सर एक चीज कहूँगा, हसीन ने बड़ी अच्छी बनाई है। हाँ, क्या बताइए? थैंक यू अब्दुल वहाब जी, ऐसे बहुत अच्छी फील्ड बनाई। सही है ना, तो बड़ा जबरदस्त इन्होंने बताया। ये अभी आगे भी चीज़ उन्होंने की हुई है पोर्टफोलियो में भी, हम इनसे बाद में दोबारा लेंगे। कोई इसमें सवाल है, कोई प्रॉब्लम है, कोई पूछना है, कोई चीज़ कैलकुलेशन वाइज? चले ठीक है। तो अब हम जो बात करते हैं, चलें हसीब, थैंक यू, बड़ा ज़बरदस्त आपने ये हमारे लिए आसानी पैदा कर दी। बल्कि मैं अपनी फ्यूचर क्लासेस के लिए मैं रखता हूँ उसको ना। अच्छा, कंक्लूजन क्या है एमपी है स्टैंड अलोन के अंदर? जी, कंक्लूजन क्या है कि एमपी सबसे बेस्ट है, क्योंकि 15% रिटर्न दे रहा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न। और हाँ, यानी सीवी जिसका कम है ना, एमपी का सीवी कम है, अगर रिस्की रिस्क टेकिंग बंदा होगा तो एचटी लेगा। अब वही वाली बात है, ये हम एक ऐसे बंदे की बात कर रहे हैं कि जो बेसिकली नॉर्मल, जिसके अंदर कोई उसकी अपनी अजम्पशन नहीं है, वैल्यू जजमेंट नहीं है ना, बहुत सिंपल। तो अब जारी बात है, अब एक चीज़ देखें ना कि ये जो इन्हीं की जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा, ये इस प्रॉबिलिटी से जो है चेंज हो जाएगा बेसिकली। फॉर एग्जांपल, एक बंदा कहता है कि देयर इज 100% चांस ऑफ अबव एवरेज, तो वो तो सिर्फ एचटी लेगा। बात समझ में आ रही है? अगर कोई कहता है कि देयर इज 100% चांस ऑफ रिसेशन, तो वो सिर्फ सीओएलएल लेगा, है ना? हाँ, उल्टा हो जाएगा, है ना? तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी 1 करते हैं रिसेशन की, तो सीओएलएल सबसे बेहतर हो जाएगा 4-5 में। ये आप अभी ये बड़ा अच्छा इन्होंने हसीब ने जो बताया हुआ है, आप खुद ट्वीट करें, प्रोबेबिलिटीज को ना चेंज करके देखें, और प्रोबेबिलिटी चेंज करने के बाद जो है ना उनके एक्सपेक्टेड रिटर्न देखें। सही है।
तो ये मॉडल बन ट्वीट गया करें, तो है ना। तो अब उसके बाद जी बल्कि हम ये करते हैं, हसीब से कहेंगे अभी कि उसको ना चेंज करके जरा दिखाएं कि जो है ना चेंजेस किस तरह से आ जाए। तो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन दिस प्रोबेबिलिटीज, है ना। तो जी सर। पहले हम आगे चलते हैं। तो ये उसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, वी डोंट नीड टू गो थ्रू इट, ये हम अंदाजा हो ही गया। HT जो है पॉजिटिवली कोरिलेट करता है हाई टेक, इट्स टिपिकल एंड इट इज अनयूजुअल CLL। ये आपको ऐसे स्टॉक्स वैसे कम मिलेंगे, इट्स काउंटर साइक्लिकल कलेक्शन वाले, सही है। वैसे अगर कोई बताए कि आजकल की इकोनॉमी में CLL टाइप का स्टॉक कौन सा है, तो ये भी एक एक्सरसाइज हो सकती है। अच्छा, ये आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लिया, ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गई, ये आपने कंपेयर कर दिया रिस्क एंड रिटर्न को, और ये CV वेंटिलेटर का बड़ा आज है, कौन सा वेंटिलेटर है, मास्क है, हाँ इसकी ये इंडस्ट्री आजकल, बूम में आ गई। हाँ ये मास्क वगैरह जो है ना, ये कोविड की वजह से, ये कोविड इनडायरेक्टली जो है कोविड की वजह से वेंटिलेटर हो गए, मास्क हो गए, ये इंडस्ट्री जो है बूम करेगी। आपकी वो वैक्सीनेशन की जो है कंपनियां, उनके बिजनेस उठ रहा है। आप देखें ना वो वैक्सीन जो बना रही वैक्सीन जो है फाइजर की, आप देखें स्टॉक्स कहाँ चले गए थे। तो वैक्सीन की बढ़ गया है। इसी तरह से जो है ना गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है जब रिसेशन होती है। तो गोल्ड इज अ काइंड ऑफ काउंटर साइक्लिकल स्टॉक। तो इसी तरह से और भी कंपनीज ऐसी हो सकती हैं कि जो रिसेशन के वक्त जो है, फॉर एग्जांपल अभी डिसरप्शन हुई है, फॉर एग्जांपल अब सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है, अभी एक्सपोर्ट्स हो पा रही हैं ना इंपोर्ट हो पा रही हैं। तो अब आप ये देखिएगा लोकली प्रोड्यूस, कमोडिटी प्राइस बहुत, हाँ कमोडिटी प्राइसेस कितनी बढ़ रही है, मतलब ऑयल गैस सब हर में 100%, 80%, 100% इतना इंक्रीज, क्या वजह क्या है? ये पूरा इस वक्त आप इंटरनेशनली देखिए ना, इतना हाई फाई। इस वक्त पूरी दुनिया में स्टोर्स खाली पड़े हुए हैं, स्टोर्स पे सामान नहीं है, कोई सामान मिलता नहीं है इस वक्त। कंटेनर प्राइसेस ऊपर गई हुई है इस वक्त। असल में हुआ ये, इसका पूरा सिलसिला ये है कि एक यानी हम ये नॉर्मली कहते हैं ना, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ऐसा नहीं है, डिमांड क्रिएट्स द सप्लाई। तो व्हाट हैपन, जब डिमांड कम हो गई 1-2 साल तक जो है, तो बहुत सारी कंपनीज जो सप्लाई करती थी, सप्लाई चेन कंपनीज, वो खत्म हो गई। जब खत्म हो गई तो पोटेंशियल ऑफ सप्लाई जो है दुनिया का कम हो गया। तो जब डिमांड ने रिसर्च किया तो आपके पास वो कंपनीज मौजूद नहीं थी। बहुत सारे जो शिप्स थे, क्योंकि सप्लाई सरप्लस में थी, डिमांड नहीं थी, तो बहुत सारे शिप्स जो थे वो जो है वो उसमें चले गए, शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री में चले गए। बहुत सारे शिप्स खत्म हो गए, कंटेनर का बिजनेस कम हो गया, लोगों ने कंटेनर बनाने छोड़ दिए फॉर एग्जांपल। तो क्या हुआ कि सप्लाई कम हो गई, सप्लाई पोटेंशियल कम हो गया क्योंकि इंडस्ट्री में डिमांड नहीं थी। लेकिन जब दोबारा से डिमांड ने सर्च किया तो अब जो है वहाँ पे जो है वो उसके लिए मीट करने के लिए ना कंटेनर मौजूद है, ना आपके पास शिप्स मौजूद हैं। और दूसरा ये है कि जो पोर्ट्स थे, पोर्ट में इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि एक शिप जो है वो 14 दिन क्वारंटाइन करेगा। तो वो जो 14 दिन का क्वारंटाइन की वजह से पूरे पोर्ट के अंदर ना बॉटल नेक हो गए, शिप्स जो है वो खड़े हुए हैं, वो जो है ना उसमें नहीं आ पा रहे। और फिर इसी की ऑक्सिलरी चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल जब आपकी डिमांड किसी चीज़ की भी कम हुई तो जो आपकी जो चिप्स बनाने वाली कंपनीज थी उन्होंने भी अपनी प्रोडक्शन ख़त्म कर दी, प्रोडक्शन लाइंस ख़त्म कर दी, तो एकदम से वो चिप का मसला आ गया। अब ये जैसे कोल है फॉर एग्जांपल, अब चाइना के अंदर ब्लैकआउट हो गया, उनकी सारी बिजली जो है ना वो कोल डिपेंडेंट है, तो कोल इनके पास मौजूद नहीं था। और कोल क्यों मौजूद नहीं था, ये कोल मंगवाते थे ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है ना। अब ऑस्ट्रेलिया से कोल मंगवाते थे, अब यहाँ पे शिप्स का प्रॉब्लम आ गया, बॉटल नेक आ गई, कोल इनके पास पहुंचा नहीं, उनकी जो है वो प्रोडक्शन लाइन बंद हो गई। जब प्रोडक्शन लाइन बंद हो गई तो एकदम से जो है वो तो बेसिकली ये जो पूरा जो आपका सप्लाई चेन है, ग्लोबल सप्लाई चेन, ये इतना इंटीग्रेटेड है कि आपकी रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स तक इस पर डिपेंडेंट करती है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है ना ये पूरी दुनिया ने इसको सफर किया। ये मेरे ख्याल से 1-2 साल जो है ना ये रहेगा, ये साल तो रहेगा, क्योंकि जब तक बिकॉज इट विल टेक 1 ईयर टू गेट बैक। अब नए शिप्स बनने में टाइम लगेगा, नए कंटेनर्स में टाइम लगेगा, तो जब तक कि ये वापस रिवर्स पे नहीं आएगा
तब तक जो है ये प्रॉब्लम रहेगी, सही है ना। तो इनके अंदर ये IMF है, ये मुख्तलिफ जो UN है, ये इनको गवर्नमेंट से ये इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करवानी चाहिए, मतलब फोर्स इन्वेस्टमेंट करवानी चाहिए ताकि ये जल्दी से रिवाइव बैक। बिल्कुल ऐसा ही है कि इस वक्त है ना मार्केट के हिसाब से, अब आप ये देखिएगा इस वक्त कोई भी चीज़ जो पाकिस्तान में चाइना की वजह से ख़त्म हो गई थी, ये रिवाइव हो जाएगी। टाइल्स हो गए, शूज़ मेकिंग हो गए, लोकल इंडस्ट्री रिवाइव होगी, बिकॉज अब इम्पोर्टेड सामान जो है ना आपको महंगा पड़ेगा, 1-2 साल तक तो ऐसा होगा। तो इस बड़ा अच्छा मौका है कि वो इंडस्ट्रियाँ जो चाइना की वजह से बंद हो गई थी उसको रिवाइव किया जाए, और 1-2 साल में जो है वो इस तरह खड़ा किया जाए कि फिर वो कंपेटिटिव हो जाए, वो एक्सपोर्ट करने काबिल हो जाए। तो ये चीज़ें अब दोबारा यानी कि आप समझ लें लोकल इकोनॉमी की तरफ जाएगा मामला ना। मुश्किल में आसानी है, मुश्किल में आसानी है, और मतलब आपकी प्रायोरिटीज सही हो। मतलब मैं एक पॉइंट है, एवरीथिंग हैज एन अपॉर्चुनिटी। तो इस वक्त भी अपॉर्चुनिटी है आपकी। इस वक्त आपकी जो इम्पोर्ट्स हैं वो इतनी महंगी हो गई हैं कि नाउ इट इज बिकम फिजिबल। एक्सचेंज रेट आप देखें इस वक्त कहाँ पहुंचा हुआ है, और फिर इम्पोर्ट प्राइसेस, तो इस वक्त जो इम्पोर्ट जिस रेट पे हो रहा है, सो इट इज ऑलवेज बिकम फिजिबल फॉर लोकल इंडस्ट्री जो इसको टेक ओवर। So everything is has a basically a positive angle as well. तो 1500 साल पहले कुरान में कहता है मुश्किल में आसानी है, अब जाके लोग समझे मुश्किल में आसानी क्या है। हाँ मतलब इन्ना माल उसरी यूसरा, तो और 2 दफ़ा कहा कुरान में, तो ये वाली बात सही है कि हर मुश्किल के बाद जो है 2 आसानियाँ हैं बेसिकली। तो ये दुनिया की वैसे हिसाब किताब यही है कि इफ़ यू एक्ट स्मार्टली, बड़ा अच्छा मौका है इस वक्त अपनी लोकल प्रोडक्शन को बाउंस करने का। और एक्सचेंज रेट इन्होंने बड़ा फ्लेक्सिबल किया हुआ है। मैं मतलब लोग तो कहेंगे बहुत बुरा हो गया, पेट्रोल प्राइस बढ़ गई और ये सब हो गया, लेकिन एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबल होने की वजह से ही जो है ना आपका ये इकोनॉमी के अंदर इंडिजिनस प्रोडक्शन शुरू होगी। जब तक आपका सिग्नल नहीं होगा, पोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहना चाहिए। हाँ, तो जब तक आपका इम्पोर्टेड चीज़ें महंगी नहीं होंगी, कभी भी लोकल प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो इस वजह से इट इज इन अ वे बेहतर है। ये और बात है कि ठीक है कॉम्पिटिटिव, हाँ, डिसरप्शन होती है इंसान जब स्ट्रक्चरल चेंज आती है, तो बहुत सारी इंडस्ट्री फेल होती है जिसकी वजह से आपका बेरोजगारी भी होती है। ये मुश्किल चीज़ होती है, लेकिन एक्चुअली डिसिप्लिन के लिए आपको ये करना पड़ता है ना। तो इंडिजिनस इंडस्ट्री, प्रोटेक्टिव इंडस्ट्री की तरफ जाना चाहिए मेरे ख्याल। और इसमें गवर्नमेंट को डायरेक्टली जो है प्रमोट करना चाहिए इस वक्त इस पॉइंट पे जो इंडिजिनस सेक्टर्स हैं, ताकि आपकी डिपेंडेंसी एक्सपोर्ट्स की कम हो। जैसे अभी आप ये देखें कि ये जो है जैतून वाले जो तेल है इस वक्त पाकिस्तान प्रोड्यूस कर रहा है, तो अब आई वुड से कि इन 5 years पाकिस्तान इज द लार्जेस्ट, वन ऑफ द, आई थिंक इट्स द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ ऑयल। $2.5-3 बिलियन का हम सिर्फ कुकिंग ऑयल इम्पोर्ट करते हैं। तो ये जैतून की वजह से मे बी 4 साल के अंदर वी विल बिकेम इनसफिशिएंट। तो ऐसी चीज़ें हमें करनी चाहिए। पेट्रोल तो वो मजबूरी है, वो तो हम नहीं कर सकते, लेकिन बाकी चीज़ें आप कम से कम करें ताकि आपका जो है लोगों की इनकम्स बढ़ें और वो ये शॉक्स बर्दाश्त कर सकें। चलें तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलें पोर्टफोलियो बाद में करेंगे, तो पोर्टफोलियो वाला। हाँ, तो अब हम ये कर रहे हैं, पोर्टफोलियो बना लेते हैं। ये सब चीज़ें जो है इन्होंने कहा कि भाई ए इज़ रिस्कियर बिकॉज ऑफ लार्जेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस वगैरह। अब जो है अब ये कर रहे हैं, ये आपको स्लाइड नजर आ रही होगी। नाउ वी आर मेकिंग अ पोर्टफोलियो, सही है। अब हमने क्या किया कि एक पोर्टफोलियो बनाया, और पोर्टफोलियो बहुत सिंपल सा बनाया। पोर्टफोलियो के अंदर HT और COLL को मिला के हमने किया। फॉर एग्जांपल अगर आपका पास 1 लाख का पोर्टफोलियो है तो $50,000 आपने HT में डाले, $50,000 COLL में डाले। नाउ वी हैव टू सी कि अगर हमने एक पोर्टफोलियो बनाया, सो व्हाट विल हैपन टू द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। चले तो हसीब साहब, बैक टू यू। मैं इसको बंद करता हूँ एंड देन यू आप उसको एक्सप्लेन करें कि क्या हुआ है। सही है सर। अच्छा, पहले थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करने से पहले वो हमने बात की थी ना ट्वीक करने की, तो अगर थोड़ा सा ना ट्राई करें, प्रोबेबिलिटीज़ को हिलाएं, चेंज करें, और उसके बाद अंदाज़ा लगाएं कि किसके रिटर्न बेहतर हो गए। सही है, तो वो अंदाज़ा भी हो जाएगा। सही है। हाँ श्योर सर। जैसे आपने जो प्रोबेबिलिटीज़ रखी हुई हैं, एक जी
अब तो आपने हाँ, अब प्रोबेबिलिटी में ना आप एक काम करें, एक ये करते हैं कि मैं हम नाउ वी आर सेइंग कि वी हैव अ वेरी पेसिमिस्टिक इन्वेस्टर। तो पेसिमिस्टिक इन्वेस्टर मींस रिसेशन की 1 है और बाकी सबके 0 है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। सही है। और रिसेशन को 1 कर दें। अब आप ये देखिए, अब आप ये देखें कौन सा बेहतर स्टॉक है। सिर्फ अगर नीचे भी कर दें, रिस्क वाले का भी कर दें, 1 और सबके 0 कर दें। जो आ गया सर, कॉल आ गया। हाँ ठीक है। अब आप ये देखें, अब क्या हुआ कि कॉल जो है उसका 28% रिटर्न है, 0% रिस्क है। तो अगर हम सीवी निकालें, कितना आ रहा है सीवी? सीवी सर रिस्क तो सबके 0 हो गए। हाँ ना, हाँ 0 हो गए। तो बेसिकली अगर हम इस लिहाज से देखें तो कॉल इज द बेस्ट कंपनी, है ना। तो अब क्या हुआ, इस वक्त अगर हम पोर्टफोलियो बनाए या ना बनाए, कॉल एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर 0 रिस्क है और 28% रिटर्न है। बाकी सब में 0 रिस्क और 0 रिटर्न है। तो इन ईदर केस यू डोंट नीड टू मेक अ पोर्टफोलियो। इस वक्त जो है आपके लिए ज़्यादा बेहतर है कि कॉल में इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज 0% रिस्क है उसमें। क्यों हो गया? बिकॉज आपकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई। अब आप क्या करें, रिसेशन को 0 कर दें और बूम को 1 कर दें। हाँ, नीचे भी रिस्क को भी कर दें। तो अब क्या हुआ, अब यही चीज जो है ना, अब क्या हुआ, HT जो है वो जो है 50% रिटर्न विद 0% रिस्क। HT और सबसे बेहतर है, फिर USR बेहतर है, फिर मार्केट बेहतर है। अब क्या हुआ, HT बेहतर हो गया। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस कि इंटायरली जो आपकी एनालिसिस है दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रोबेबिलिटी दैट यू अटैच। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी जो अब वो जो सवाल था ना फोकस्ड इन्वेस्टमेंट का, और ये कि हम डाइवर्सिफाई करें या ना करें, तो ये जो है वो इंटायरली डिपेंड ऑन द प्रोबेबिलिटी। अगर आप बहुत डेड श्योर हैं, अगर आप बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिस्ट हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंड के अंदर हैं और आप समझते हैं कि इस वक्त तो बूम ही बूम है, तो आपके लिए डाइवर्सिफिकेशन से बेहतर ये है कि आप HT खरीद लें। अगर आप पेसिमिस्टिक हैं, आप समझते हैं कि नहीं अब रिसेशन आएगी, तो सबसे ज़्यादा बेहतर है कि आप कॉल खरीदें। सही है ना। तो ये जो हम कहते हैं ना डाइवर्सिफिकेशन, ये उन लोगों के लिए है कि हु डोंट हैव दैट काइंड ऑफ वैल्यू जजमेंट ऑन दे आर फेयरली इक्वल इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसलिए जो हमने अपनी प्रोबेबिलिटी जो रखी थी वो देखे ना 0.1 0.28 काइंड ऑफ ये स्क्यूड नहीं थी, ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थी। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ एन एवरेज बंदा जो सोचता है उसके लिहाज से जो है डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट होगा। सही है ना। चलें, तो ये आप वापस कर दें अपनी ओरिजिनल उस पर, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द डाइवर्सिफिकेशन। अब हम पोर्टफोलियो बना रहे हैं। तो ये इन्होंने पोर्टफोलियो बनाया। इसके अंदर सेम इकोनॉमीज हैं, सेम प्रोबेबिलिटीज़ हैं, सेम सिक्योरिटीज़ हैं, सेम उनके रिटर्न्स हैं। रिटर्न की जो कैलकुलेशन थी वो वही हैं, बिल्कुल सेम जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड मॉडल में क्रिएट की थी अप टू हियर। उसके बाद ये पोर्टफोलियो हमने बनाया है, जैसे उसने बताया कि 50% हम लोगों ने उसको बाइफरकेट कर दिया। तो इसकी जो वेटेज है वो ऐसे है, 50% HT और 50% कॉलन कलेक्शन है। तो इन दोनों वैल्यूज़ का हम लोगों ने एवरेज ले लिया, तो ये पोर्टफोलियो आपके पास आ गया है, पोर्टफोलियो का रिटर्न इन रिसेशन इस पर्टिकुलर रो में। सेम गोज विद द सेकंड रो एज वेल। यहाँ पे पोर्टफोलियो का जो बिलो एवरेज का रिटर्न है वो भी इन दोनों का एवरेज ले लिया, इन दोनों वैल्यूज़ का, जो HT की थी और कलेक्शन की थी, तो यहाँ पे एवरेज आ गया। इसी तरीके से ये पूरा कॉलम आपका फिल यहाँ पे फिल हो गया। तो पोर्टफोलियो आपने कैसे बनाया? हमने जो है पॉइंट प्रोबेबिलिटी को HT का, हाँ ये देख लें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ HT हमने एक तो एवरेज कर लिया, लेकिन अगर एवरेज हमने इसलिए किया
कि दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर थी, तो यू कैन टेक एन एवरेज। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी चेंज होती, फॉर एग्जांपल एच टी ज़्यादा होता, कॉल कम होता, तो हम वेटेड एवरेज लेते। तो एच टी मल्टीप्लाई बाई इट्स वेट प्लस यू एल एल मल्टीप्लाई बाई इट्स वेट, ठीक है ना। तो वो दोनों चीज़ें सेम आंसर आएंगी अभी तो, बिकॉज दोनों का वेट बराबर है, ठीक है। तो इस तरह से हमने पोर्टफोलियो बना लिया ना। यू क्रिएट अ पोर्टफोलियो, अ सेपरेट सीरीज, यू ट्रीट अ पोर्टफोलियो एज अ सेपरेट स्टॉक, और उसके अंदर हमने इन सब के वैल्यूज डाल दी, और उसके बाद फिर हमने उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला, जैसे हमने दूसरे स्टॉक का रिटर्न निकाला। तो ये आपका 9.57 आ गया पोर्टफोलियो रिटर्न, सही है ना। सही है। फिर हमने रिस्क भी इसी तरह निकाला उस पोर्टफोलियो का, जैसे हमने दूसरे स्टॉक का निकाला है, तो ये आ गया 3.34, और जब सीवी निकाला तो ये बन गया 0.35, सही है। तो ये पोर्टफोलियो का, इस तरह से यू कैन क्रिएट अ पोर्टफोलियो। अब सवाल ये है कि 9.57 को अगर आप देखें तो इट इज एन एवरेज ऑफ एच टी एंड कॉल। एफ सी और कॉल का एवरेज लें, कितना होगा? 17 और 15, 17 और 13 ना, सॉरी 17 और 1.74, कॉल जो है 1.74, तो 17 और 1.74 इन दोनों का एवरेज लें तो ये बनेगा 9.57, यही बन रहा है। सर यही बन रहा है, सिंपल एवरेज भी निकाले तो ये आ रहा है, सही है। तो एवरेज जो है देखिए नीचे लिखा हुआ है 9.57 दोनों का। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि the return of the portfolio is the weighted average return of an individual stock in the portfolio। यहाँ तक बात समझ में आई? The return of the portfolio, which is 9.57, is the weighted average return of individual stock in the portfolio। ये जो लिखा हुआ है इन्होंने, जो सही है ना। तो लेकिन अगर यही चीज रिस्क पे अप्लाई करें तो ऐसा नहीं है, नहीं होगा, रिस्क नहीं होगा। तो रिस्क इन दोनों का एवरेज लें, रिस्क 18 और 20 का एवरेज लेंगे, सॉरी 13 और 20 का, तो ये बनेगा इसका एवरेज आ रहा है 16.7। तो इसका मतलब ये है कि 16 पॉइंट, जबकि इसका रिस्क हो गया कम हो गया 3.34। तो एक्चुअली रिस्क इज नॉट इक्वल टू, रिस्क में वो अप्लाई नहीं होगा, इट इज नॉट इक्वल टू द वेटेड एवरेज रिस्क ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक, सही है। इसकी तो यहाँ पे आ गया डाइवर्सिफिकेशन, तो यानी कि आप रिटर्न को कॉम्प्रोमाइज किए बगैर रिस्क को कम कर सकते हैं बाय डाइवर्सिफाइंग। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ जी, कौन बताएगा? तो ये इसलिए हुआ है कि सर एक्चुअली जो एच टी और कॉल है ना, वो दोनों डिफरेंट एंगल पर हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन जब आप करेंगे तो वो कम, डिस्पर्शन उनका कम हो जाएगा और उनके रिटर्न अल्टीमेटली जो रिटर्न तो एवरेज निकलेगा, क्योंकि वो रिटर्न हमारा वहीं पे वेटेड एवरेज निकलेगा, लेकिन डिस्पर्शन कम हो जाएगा, जिससे स्टैंडर्ड डेविएशन हमारी कम हो जाएगी। यस, गुड जी। और कोई बताएगा? हसीब साहब, अब्दुल लतीफ। हाँ जी सर, इसके अंदर जो पॉइंट था वो यही था, जैसा अब्दुल वहाब भाई ने सही बताया कि डाइवर्सिफाइड हो गया, तो ये डिस्पर्स हो गया। पहले एक, अगर इसका फोकस पॉइंट एक ही था तो वो 5 सिक्योरिटीज़ के अंदर चला गया। और स्पेशली सॉरी 5 सिक्योरिटीज़ नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ पोर्टफोलियो सिर्फ 2 सिक्योरिटीज़ का लिया है, एस टी और कलेक्शन के अंदर, दोनों के बीच में डाइवर्सिफाई हो गया। तो अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होता था वो जो आपने बताया था कि स्टॉक डब्ल्यू और स्टॉक एन। हाँ, वो है आपके पास, वो शेयर करते हैं, वो जरा एक्सप्लेन कर। जी सर। हाँ ये तो जब हम पोर्टफोलियो बनाएंगे तो मैं अपनी सर बता रहा हूँ जो मैंने समझा, कर जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। हाँ बोले। जब हमने पोर्टफोलियो बनाया तो पोर्टफोलियो हमने देखा कि एक एक जो स्टॉक था उसकी जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन थी वो इस तरीके से बन रही थी। उसका जो जो रिस्क था उसका रिटर्न था, तो उस पर हमने प्लॉट किया तो ये डब्ल्यू शेप में आ रहा था। और जब हमने उसकी कोरिलेशन को प्लॉट किया दूसरे स्टॉक की, तो वो एम शेप के अंदर आ रहा था। तो यानी एक स्टॉक की परफॉर्मेंस को दूसरे स्टॉक की परफॉर्मेंस ने ऑफसेट कर दिया। तो हमारे पास ये जो रिस्क है ये ज़ीरो हो गया, जैसे हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में देखते हैं कि रिस्क ज़ीरो हो जाता है। और रिटर्न जो है वो हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ से भी ज़्यादा मिला, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी टी बिल के अंदर हमें 8% मिला, हमें यहाँ पे देखें 15% मिला।
तो देखिए इसका इसमें हो क्या रहा है, अगर आप ये देखें रेड वाली लाइन और ये ग्रीन वाली लाइन, तो जब रेड जो है ऊपर था 20% तो ग्रीन -10 पे था। तो जैसे जैसे रेड कम होने लगा ग्रीन बढ़ने लगा। तो व्हाट विल हैपन, जब इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो वो सेम होगा, यानी 25 -10 फिर 24 -9, मतलब इस तरह से जब आप करते रहेंगे, जब दोनों का पोर्टफोलियो में कंबाइन करेंगे तो व्हाट विल हैपन, वो वैल्यू सेम रहेगी, सही है ना। तो इन ईदर केस, इन ईदर सिनेरियो यू गेट द सेम वैल्यू। तो अगर आप उसको प्लॉट करेंगे तो यू विल हैव अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। जबकि रिटर्न इन दोनों का एवरेज होगा, तो अगर दोनों का रिटर्न 15 है तो एवरेज भी 15 ही होगा। तो यू विल गेट द स्ट्रेट लाइन एट 15% रिटर्न। स्ट्रेट लाइन मीन जीरो रिस्क, किसी भी सूरत में उसकी डेविएशन नहीं है। अगर किसी भी इवेंट की वजह से एक चीज डेविएट होती है तो दूसरी चीज उसको बैलेंस ऑफ कर लेगी, सही है ना। यानी जो भी फैक्टर आप कहते हैं जिससे डेविएशन होती है, तो वो अगर एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज उसी जगह से वही फैक्टर दूसरे को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करेगा, तो एक्चुअली फिर वो उसमें रिस्क नहीं रहेगा। इस वजह से MW जो पोर्टफोलियो बनाए, WM पोर्टफोलियो, वो उसके अंदर रिस्क जीरो है, इट्स लाइक ट्रेजरी बिल, सही है जी। तो सर जो इफेक्टिव डाइवर्सिफिकेशन की जो डेफिनेशन नोट की थी वो इस तरीके से थी कि वी कैन जनरेट हाई रिटर्न विद जीरो रिस्क इफ वी कंबाइन टू स्टॉक्स whose correlation is negatively 1। पॉइंट वन कोरिलेशन, जैसे इसकी कोरिलेशन है -1 है, तो 0.1 -1 कोरिलेशन का स्टॉक अगर आप करेंगे तो यू वुड डाइवर्सिफाई ऑल द रिस्क। तो वो जो आपको जो बच जाएगा वो प्योरली एक रिटर्न, रिस्कलेस रिटर्न बच जाएगा, सही है। ये बेसिकली कैपिटल मार्केट थ्योरी की इब्तिदा यहीं से होती है बेसिकली, फिर आगे बहुत डिटेल है जी। और कोई सवाल समझ में आई बात आपका? चीज पूछना चाहूंगा सर, अगर एक इन्वेस्टमेंट है जो हाई रिटर्न दे रही है लेकिन रिस्कियर भी है, तो अगर ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट जिनका रिटर्न बहुत कम है, जैसे हमारी भी पोर्टफोलियो था, और उसके अंदर जो है वो इन्वर्स रिस्क उसका है, तो हम अगर इन दोनों को मर्ज कर दें पोर्टफोलियो में, तो एक तरह से हम रिस्क को खत्म कर देंगे और रिटर्न हमारा जो है एवरेज ऑड होगा। तो हम हायर रिटर्न अचीव करेंगे विद लोअर रिस्क। वो लोअर रिस्क, तो रिस्क जो है वो हमेशा कोरिलेशन से देखा जाता है, और रिटर्न जो है वो हमेशा वेरिएबल एवरेज से देखा जाएगा। तो जैसे जैसे कोरिलेशन ज़्यादा यानी माइनस की तरफ यानी जाती रहेगी, कोरिलेशन यानी कि कोरिलेटेड कम माइनस की तरफ ज़्यादा जाएगी, उतना ही रिस्क जीरो की तरफ ज़्यादा जाएगा। और जो है तो इसी तरह से जो है रिटर्न जो है जितना आप एवरेज करेंगे तो रिटर्न एवरेज की तरफ मूव करेगा। तो इस वजह से यू कैन क्रिएट अ पोर्टफोलियो विद एन एवरेज रिटर्न। समझ में आई बात? क्लियर है? मतलब ये देखना पड़ेगा कि अगर हमें हायर रिटर्न चाहिए तो हमें लेस रिटर्न वाले लेकिन इन्वर्सली उसका रिस्क हो, तो के साथ हम अटैच करते हैं अपनी पोर्टफोलियो के रिटर्न को, हम एनहांस कर सकते हैं विद लोअर रिस्क। अच्छा, दूसरी स्लाइड दिखाएं। हाँ जी हसीब, आप दूसरी स्लाइड दिखाएं नेक्स्ट। हाँ ये देखें, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो है M और M स्टॉक था। जब M और M स्टॉक मिलाया, क्योंकि इनकी को मूवमेंट सेम थी, जो कोरिलेशन थी 1 थी, तो क्या हुआ, जब पोर्टफोलियो में मिलाने की वजह से पोर्टफोलियो में कोई फर्क नहीं पड़ा, वैसे का वैसे ही उसका रिस्क कम नहीं हुआ, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल उसकी ऑपोजिट हो जाएगी। यहाँ पे जो है ना, अगर आपका कोरिलेशन 1 है तो यहाँ तो रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो इज द वेटेड एवरेज रिस्क ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक इन द पोर्टफोलियो, यहाँ पे ये चीज अप्लाई हो जाएगी, सही है। जैसे रिटर्न वाली जो इक्वेशन है वो इस पर भी अप्लाई हो सकती है अगर कोरिलेशन 1 to 1। यहाँ तक समझ में आई बात? गुड, एनी क्वेश्चन? अब एक सवाल है सर जी। तो सर ये अगर मैं एज अ नॉर्मल इन्वेस्टर जाके इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो ये जो कोरिलेशन का डाटा है, तो ये PCX में तो मेरा नहीं ख्याल, आई डाउट के अवेलेबल है, तो फिर मैं कहाँ से मेरे पास सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या होगी? नहीं, आप निकालेंगे ना, अभी हम निकालेंगे इसको जो है पास प्राइस का डेटा मिल जाएगा आपको, और पास मार्केट का डेटा मिल जाएगा, उससे आप कोरिलेशन निकाल सकते हैं, सही है।
प्राइस का डेटा तो मौजूद है ना, पास्ट प्राइसेस का, पिछले 100 प्राइसेस ले लें आप और उसकी मार्केट ले लें, उसकी कोरिलेशन निकाल लें, सही है। हम उसको आगे करेंगे, वो जब हम वो करेंगे ना कैपम मॉडल जब डिस्कस करेंगे तो हम उसको करते हैं, ठीक है इंशाल्लाह। चलें ठीक है, आप इसको ऑफ कर दें। चलें तो ये हमने डिस्कस कर लिया। ये जो है आपका जो है एम और डब्ल्यू को मिलाएंगे तो बिल्कुल सेम मिलेंगे, लेकिन एम और एम को मिलाएंगे तो यू वुड गेट दिस काइंड ऑफ रिटर्न। अब जो है क्रिएटिंग अ पोर्टफोलियो बिगिनिंग विद अब ये क्या रियल, ये तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताई थी। रियल लाइफ में क्या होता है, रियल लाइफ में जो है आपकी कोरिलेशन जो है वो एक तो नेगेटिव नहीं होती, दूसरा ये कि रियल लाइफ में एवरेज स्टॉक एक दूसरे के साथ जो कोरिलेट करते हैं वो 0.6 के हिसाब से करते हैं, 0.4 0.6, सही है। तो अगर रियल लाइफ में अगर हम स्टॉक्स को देखें रियल कोरिलेशन से, तो अगर हम पोर्टफोलियो बनाए तो उस पर इफेक्ट कैसा आएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है दैट वुड डिक्रीज एज stocks are added because they would not be perfectly correlated. Expected return of the portfolio would remain relatively constant, क्योंकि जैसे जैसे आप ज़्यादा स्टॉक्स ऐड करते रहेंगे रिटर्न जो है वो एवरेज की तरफ जाएगा, तो वो कांस्टेंट होता जाएगा। Eventually the diversification benefit adding more stock dissipate after 10 plus stocks for large portfolio tend to converge to 20%. तो लेकिन ये दूसरी बात, जो पहली बात ये की थी कि इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन डिक्रीज होगी व्हेन यू ऐड स्टॉक्स इन पोर्टफोलियो, लेकिन क्या होगा कि वो डाइवर्सिफिकेशन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन की जो डिक्रीज होने की रफ्तार है वो कम होती रहेगी एज यू ऐड मोर एंड मोर स्टॉक। अल्टीमेटली क्या होगा, उसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कम हो जाएगी, है ना। इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है, ये कोई समझाएगा ये ग्राफ? जी एनीबॉडी? ये आपने कवर किया है ये वाली रिकॉर्डिंग? ये मेरा तो एक रिकॉर्डिंग में वहां तक था शायद, है जी? हसी आप बताएं। जी सर, वो आपकी जो फर्स्ट रिकॉर्डिंग थी वो 1 घंटे 17 मिनट की थी, तो उसके अंदर वहाँ पे आके हमने स्टॉप किया था, उसके बाद फिर ये नेक्स्ट कंटिन्यू किया था। चले तो फिर हम ये करते हैं, वील एंड अप हियर, हम डिस्कशन भी यहाँ तक रखते हैं। तो ये वाली चीज़ जो है हम नेक्स्ट उसमें स्टार्ट कर लेंगे, बिकॉज हमारी रिकॉर्डिंग जो है वो हमारी